आज के इस पॉडकास्ट में हम जो बात करने जा रहे हैं काफ़ी सीरियस मुद्दा है और ये स्टूडेंट्स के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। और इस कंट्री के ऊपर बहुत सारे मेरे कमेंट्स में पिछले 1.5 साल से आ रहा था कि आप रशिया के ऊपर क्यों नहीं बात करते हैं। रशिया एमबीबीएस फुलफिल करता है एफएमजीएल को या नहीं। लेकिन संजोग कह लें या इसको दुर्भाग्य कर लें कि हम लोग इस पॉडकास्ट में इस मुद्दे के साथ साथ एक और ऐसा अहम मुद्दा उठाने जा रहे हैं जो पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स हैं जो रशिया के लिए प्लान कर रहे हैं या कम बजट के कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या चाह रहे थे, उनके लिए ये पॉडकास्ट ये वॉबकास्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। सवाल ये है कि रशिया में जिस तरह से मास एक्सपल्शन बच्चों को किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से अलग अलग ब्लेम करके उनके ऊपर अलग अलग लिटिगेशन डाल के, क्या ये सारे कॉलेजेस में हो रहे हैं या अभी शुरुआत हुआ है। आने वाले समय में देखना बाकी है कि मैक्सिमम कॉलेजेस क्या इसी राह पे चलेंगे और वो वहाँ पे पढ़ रहे इंडियन स्टूडेंट को क्या मास एक्सपल्शन वो भी करना शुरू करेंगे। ये हाल ही की बात है कि वहाँ पे दो ऐसे काफ़ी फेमस इंडिया में कॉलेज रहा है और उसमें काफ़ी बच्चे इंडियंस पढ़ाई भी कर रहे हैं और वहाँ से काफ़ी बच्चे पास आउट के हो के भी आ गए हैं। ये 2025 में ये जो खबरें आ रही है आपको झकझोर के रख देगी। और दो ऐसे कॉलेज है जहाँ पे मास एक्सपल्शन होना शुरू हो गया है। पहला कॉलेज है बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। दूसरा वहाँ का काफ़ी नामी गिरामी एक मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम है क्रीमिया फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी। लेकिन उसके अंदर एक कॉलेज है जिसका नाम है क्रीमिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो क्रीमिया फेडरल के नाम पे उसमें बच्चों का एडमिशन होता है। 400-500 बच्चे का मास एक्सपल्शन हो रहा है, टुकड़े टुकड़े में करके, कभी 200, कभी 250, कभी 144, कभी 50, इस तरीके से करके जिस तरीके से वहाँ पे मास एक्सपल्शन हो रहा है, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग इस होपकास्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे कि जिन बच्चों का वहाँ पे मास एक्सपल्शन हो रहा है या जबरदस्ती उनसे कहा जा रहा है कि आप अपने एक्सपल्शन लेटर पे साइन करो, वापस जाओ या ट्रांसफर ले लो, तो क्या सच में ट्रांसफर वैलिड है 2021 के बाद या उसके पहले ट्रांसफर के क्या रूल्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। ये भी देखने में आया कि जिस तरीके से इंडियन एम्बेसी के रिप्रेजेंटेटिव के सामने बास्किर स्टेट मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के डीन एक बच्चे जब अपनी बात रखता है अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास, अपने देश के एम्बेसडर के पास, एम्बेसडर मीन्स उनके प्रतिनिधित्व जो एम्बेसी के कर रहे थे, वहीं पे उस रिप्रेजेंटेटिव के सामने, इंडियन एम्बेसी के रिप्रेजेंटेटिव के सामने बास्केट का डीन उस बच्चे को थ्रेट देता है कि अभी इसका लेटर लाओ, मैं साइन करता हूं और इसको अभी यहां से एक्सपेल करो। तो इसके बाद इंडियन एम्बेसी का क्या रोल हो जाता है, इंडियन एम्बेसी आगे चल के क्या करने वाली है, और क्या इस तरीके से अगर रशिया में सब कुछ चल रहा है तो क्या बड़े पैमाने पे एक कलेक्टिव करप्शन का खेल चल रहा है एजुकेशन एजुकेशन के नाम पे। और इस करप्शन के खेल में इस मास एक्सपल्शन के पीछे कौन कौन लोग हैं, और इसमें बच्चे के साथ साथ बच्चे कितना दोषी हैं, पेरेंट्स कितने दोषी हैं, कॉन्ट्रैक्टर कितना दोषी है, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन कितना दोषी है, और साथ साथ जो छोटे छोटे कंसल्टेंट कुछ पैसे के लिए ये जानते हुए कि इस कॉलेज में इनटेक इतना है, उसके बावजूद भी उस इनटेक से 4 गुना 5 गुना बच्चे को अगर उस इंस्टीट्यूशन में एडमिट करते हैं तो उनकी क्या लाइबिलिटी होगी। इन सारी चीजों पे बात करेंगे हम लोग आज के शोकास्ट में। जो मेरे गेस्ट है जो फर्स्ट टाइम इंडिया में बस्कीर में जो मास एक्सपल्शन हो रहा था, अपने वीडियो के माध्यम से अवेयरनेस फैलाने की कोशिश किया, इंफॉर्मेशन देने का कोशिश किया, और बहुत बेबाकी से बात करते हैं, अपनी पक्ष को रखते हैं और ऐसे मुद्दे पे प्रखर होकर बोलते हैं। वो गेट माई यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, सीईओ हैं मिस्टर अनुज गोयल। आज इस पॉडकास्ट में मेरे गेस्ट रहेंगे, उनसे बहुत सारे सवालें होंगी और बहुत सारे उनके जवाब हम सुनेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर भी अगर कोई भी इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं या कुछ भी आप बताना चाह रहे हैं, जो लोग नहीं बात करना चाह रहे हैं आपके फेवर में, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप एक बार होप कंसल्टेंट को सब्सक्राइब कर लें और हम लोग बातचीत कंटिन्यू करते हैं। अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं। अनुज जी, वेलकम टू होपकास्ट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू दीपेंद्र जी। कहाँ से आपके दिमाग में आया, ये खबरें आपके पास कैसे आई कि रशिया में एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसका नाम बस्कीर है। रशिया तो मैं अभी तक किया नहीं हूँ ना, बस नाम सुना जरूर हूँ। तो ये मास एक्सपल्शन जो हो रहा है, जो आपने वीडियो में जिक्र किया था, पहले तो मैं उन पेरेंट्स को जो छोटे छोटे कस्बे में गांव में रहते हैं और उतने एलीट
फैमिली से नहीं बिलोंग करते हैं, लेकिन जो भी जमा पूंजी है वो लगा के अपने बच्चों को भेजते हैं कि उनका बच्चा एक डॉक्टर बन के आए। पहले उनको एक अगर सरल भाषा में आप समझाना चाहें कि ये मास एक्सपल्शन क्या होता है, फिर हम लोग आगे बातचीत करते हैं। सो थैंक यू सर। देखिए, पहले बात तो हमें समझना पड़ेगा कि ओवरसीज एजुकेशन जो होती है, जो अब्रॉड एजुकेशन होती है, वो एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है और बहुत बड़ा कॉमर्स भी अट्रैक्ट करता है। कहीं कहीं जैसे होता है ना कि हर गुड फेज में देर आर सम बैड एलिमेंट्स, राइट? तो यहाँ पे भी, और हर कोई भी सेक्टर इस चीज़ से अछूता रहा है। इसका मतलब ये नहीं हम कह सकते कि सारी अब्रॉड इंडस्ट्री में सारे कॉलेज अच्छे नहीं हैं या मास एक्सपेंशन हर जगह हो रहे हैं, बट इट्स ऑलवेज अ हैंड्स इन ग्लव्स, राइट? इसमें कॉलेज अकेला नहीं होता, इसमें मल्टी पार्टी होती हैं, इसमें वो एजेंट्स भी होते हैं जो कॉलेज के लिए काम करते हैं। बट अल्टीमेट रियलिटी होती है कि सबका ऑब्जेक्टिव एक ही होता है कि हमें कैसे भी करके इजी मनी और डर्टी मनी बनाना है, राइट? राइट। और नेचुरली वो जो डर्टी मनी कमाने का प्रोसेस होता है वो स्टूडेंट की एस्पिरेशन और उसके इंटरेस्ट को हैरासमेंट करने के बाद ही इवॉल्व होता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक तरीका होता है पैसा कमाने का नहीं, मतलब पैसा खींचने का खींचने या का, उगाही करने का, उगाही उसको करने का। कमाना तो उगाही बहुत करने का, एक उगाही। राइट वर्ड होता है। हम्म। अब मास एक्सपल्शन की जहां तक बात है कि यूनिवर्सिटी में, पहली बात, हर यूनिवर्सिटी का एक इनटेक होता है बिकॉज राइट। रशियन एजुकेशन सिस्टम इज हाईली रेगुलेटेड, हाईली गवर्न। हम्म। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रेगुलेट करती है। यहाँ पे एक समझने का विषय ये है कि यहाँ पे अलग अलग टेरिटरीज या प्रोविंसेस हैं, राइट, जो सेंट्रली रेगुलेट नहीं होती हैं। हम्म। जैसे कजान को देखें तो वो स्टेट ऑफ ततारिस्तान में आता है, ये हम्म। बशकिस्तान इधर आ गया, तो हम्म। नीचे चेचियन एरिया अलग है, तो इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स इंडिपेंडेंट होती हैं, राइट? हम्म। और इनकी जो कॉलेजेस हैं यहाँ पे, इनकी जो एक रिपोर्टिंग है या जो हम्म। रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आते हैं और सेंटर को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। हम्म। तो यहाँ पे ही एक बहुत बड़ा, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि सिर्फ कॉलेज लेवल तक है, हम्म। कॉलेज लेवल से भी ऊपर की चीज होती है। ओके। क्योंकि अगर कॉलेज कोई एडमिशन ले रहा है और हम्म। अगर इमिग्रेशन और उतने वीजा इशू हो रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में, हम्म। तो अगर उस यूनिवर्सिटी का प्रकाश है जिसमें लिखा है कि भाई 400 का इनटेक ऑफिशियल इनटेक है, और हम्म। वहाँ अगर 1000 बच्चा या 1200 बच्चा पढ़ रहा है, दैट, हम्म। तो ऑब्वियसली उस यूनिवर्सिटी के अलावा जो यूनिवर्सिटी का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम्म। भी इसके बारे में पता है कि यहाँ 1200 बच्चा आ रहा है, क्योंकि ओके। लीगली हम्म। आ रहा है वो बच्चा, हम्म। बाकायदा रशियन इमिग्रेशन को क्रॉस करके आ रहा है। हम्म। यूनिवर्सिटी को इतने इनविटेशन इशू हुए हैं, राइट? हम्म। हम्म। तो ये जो पूरा नेक्सस है ये सिर्फ कॉलेज लेवल तक नहीं है। कॉलेज लेवल पे तो जो कंसर्न पर्सन है वो आपके फेस में दिख रहा है बिकॉज ही इज द फेस ऑफ द यूनिवर्सिटी, हम्म। बट कहीं ना कहीं इसके तार ऊपर भी हैं और इसका जो बेनिफिट है या जो इसका मैं कहूंगा यू नो सो कॉल्ड बेनिफिट है, ऊपर तक भी कहीं ना कहीं जा रहा है क्योंकि हैंड्स इन ग्लव्स है। अगर तो एडमिनिस्ट्रेटिव होगा तो नीचे ये काम हो नहीं, ही नहीं अनुज सकता। जी, आप ये बताना चाह रहे हैं कि रशिया में हर कॉलेज का अपना एक इनटेक है और इनटेक से 4 टाइम्स ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पे एडमिट हो रहे हैं। सपोज करते हैं कि बस्कीर की ही बात कर लें या क्रीमिया फेडरल की बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या 250 इनटेक है या 300 इनटेक है या 400 इनटेक है या 1000 इनटेक है? क्या आपको इसके बारे में पता है कुछ? सर देखिए, जहां तक बच्चों से मेरी बात हुई है उनका हम्म। कहना ये है, और ऑन एन एवरेज हम्म। जनरली जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका एक एवरेज इनटेक 350 400 इसके इर्द गिर्द ही होता है, एनीथिंग ओके। बिटवीन दैट, ओके। राइट? एक्सेप्शनल केस होगा कि 100 150 और एक्स्ट्रा हो सकता है कि कोई फॉरेन नेशनल दूसरी कंट्री के नहीं आ रहे तो उन्होंने यहाँ हम्म। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का इनटेक आगे पीछे कर लिया। हम्म। साल हम देख रहे हैं कुछ यूनिवर्सिटीज का ऑफिशियल इनटेक ही 700 का है, बट हम्म। 1200 का इनटेक इज समथिंग विच इज अनएक्सेप्टेबल, ओके। और ये कहीं से कहीं तक ऑफिशियली हो ही नहीं सकता। हम्म। और इस चीज का सबसे बड़ा रेफरेंस पॉइंट ये है कि बच्चों को अगर कोई अपना केस ड्रॉ करना है तो ये चेक करना चाहिए हम्म। 2021 2022 2023 में यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल इनटेक कितना था, प्रकाश कितना था। राइट। क्योंकि इफ दे आर टेकिंग एडमिशन ओवर एंड अबव द इनटेक कैपेसिटी देन इट्स कंप्लीटली इलीगल, राइट? राइट। और अगर आपको कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो हम्म। आपको इलीगैलिटी प्रूफ करनी ही पड़ेगी। हम्म। अदरवाइज आप कुछ भी एक्टिविटी करेंगे कहीं ना कहीं आपको तो प्रेशराइज अगर कर। आप कह रहे हैं कि अगर 300 से 50 ही हम इनटेक मान लेते हैं ऑफिशियली बस्कीर का, जैसे मेरी जितने बच्चों से बात हुई है उनका कहना है कि 250 ही इनटेक यहाँ पे है,
और इसमें मजेदार चीज ये भी है कि 250 जो इनटेक है ये सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए है, तो उसमें सिर्फ इंडियन बच्चे ही नहीं पढ़ते हैं, उसमें बाहर अफ्रीकन कंटिनेंट के भी बच्चे पढ़ते हैं, इजिप्ट के भी पढ़ते हैं, बहुत अलग अलग देशों के पढ़ते हैं। तो जब हम 1200 प्लस बच्चे, 1000 प्लस बच्चे जब एडमिट करते हैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में, तो फाइनली 6 साल बाद जो डिग्री मिलेगा वो तो या तो 250 को ही मिलेगा या 300 को ही मिलेगा। तो और बच्चे जो रिमेनिंग बच्चे हैं, तो उनके साथ तो फिर इस तरह से मास एक्सपल्शन होगा ही होगा, अलग अलग बहाने के नाम पे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो आपने जिक्र किया शुरू में कि वो जो इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन क्रॉस करके बच्चे जा रहे हैं और वहां से ऑफिशियली उनका इनविटेशन आ रहा है और उस इनविटेशन के बिहाफ पे उनका वीजा भी स्टाम्प हो रहा है। समझना यहाँ पे ये भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट वीजा चाहे आप प्रिपरेटरी क्लास में जा रहे हो या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जा रहे हो या मेडिसिन की पढ़ाई करने जा रहे हैं, स्टूडेंट वीजा का टाइप तो एक ही लगता है, ठीक है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 250 इनटेक के अगेंस्ट जो 1000 प्लस बच्चों का एडमिशन लिया जा रहा है, तो उसमें बहुत सारे बच्चों का जो इनविटेशन आ रहा है या वीजा स्टाम्प हो रहा है प्रिपरेटरी क्लास के लिए हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया, मुझे बताया कि हम लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आ गए हैं, मुझे पता ही नहीं कि मेरा प्रिपरेटरी क्लास में एडमिशन था। हम तो यहाँ पे एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, बाद में पता चल रहा है कि हमारे प्रिपरेटरी क्लास में रशियन लैंग्वेज में एडमिशन हुआ है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है सर, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि जनरली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पार्शियल लैंग्वेज में होते हैं, हम्म ट्रांसलेशन कराना पड़ता है। बच्चे के पास एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी नहीं होती इस चीज़ को बेड हम्म डाउन करने की कि क्या है। हम्म यूनिवर्सिटी का जो एग्रीमेंट भी होता है वो शेडी एग्रीमेंट होता है, हम्म ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट करा के बना दिया जाता है, नहीं तो हम्म बच्चा अगर अपना एग्रीमेंट भी पढ़े तो कहीं ना कहीं उसमें कोर्स हम्म स्पेसिफिकेशन होना चाहिए उसका। फंडामेंटल चीज समझने की इसके अंदर यही है। एक होता है कि आपने कुछ एजुकेशन सिस्टम में गए और वहां कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है। हम्म एक होता है कि डे वन पे आपने प्री प्लान करके एक स्कैम प्लान किया था। हम्म अगर आपकी इनटेक ही 300 की थी सपोज, और आप 1200 बच्चे कंसेक्यूटिवली 3 साल ले रहे हैं, हम्म दैट मींस आपको पता था डे वन पे कि ये बच्चे कहीं ना कहीं एक्सपेल होंगे। होंगे, राइट। और एक्सपल्शन भी ऐसा नहीं हो रहा किसी बच्चे का 6 महीने का। हम्म आई वॉज रियली सरप्राइज जब हमने बच्चों के साथ जूम मीटिंग की, ऑलमोस्ट काफी बच्चे थे वहां पे, हम्म और बच्चों की एनोनिमिटी का हमने पूरे ध्यान रख के इसका वीडियो भी हमने अपनी वेबसाइट अपने चैनल पे रिलीज किया है। जब आप हम्म सुनेंगे तो ये शॉक कि बच्चों को 2-2 साल का एक्सपेल्शन दिया जा रहा है, बिल्कुल। राइट। अगर कोई बच्चा थर्ड ईयर में फेल हो रहा है तो उसे ऐसा नहीं कि ये बोलेंगे 1 साल बाद आप थर्ड ईयर में आओ, हम्म, बोलते हैं 1 साल बाद आप सेकंड ईयर में आओ। ओके। आई मीन दिस इज समथिंग व्हिच इज रियली रियली हार्ड टू डाइजेस्ट। हम्म बच्चा बैक ट्रैक कैसे कर सकता है, हम्म राइट। सो व्हाटसोएवर टेक्निकल रीजंस दे आर शेयरिंग, हम्म ये एक्सपल्शन एकेडमिक बेसिस पे नहीं है, दिस इज अ फोर्स्ड सेल्फ एक्सपल्शन। राइट। अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है हम्म तो लीगली यूनिवर्सिटी को उसको एक्सपेल करना चाहिए, हम्म साइटिंग द रीजन, हम्म साइटिंग द प्रोसेस, हम्म कि इसने ये क्रेडिट्स मिस किए, इसकी ये अटेंडेंस प्रॉब्लम थी, एंड नाउ ही इज एक्सपेल्ड फॉर 1 सेमेस्टर और व्हाटएवर पीरियड यू वांट टू एक्सपेल देम। हम्म First time in my life I'm hearing a term called forced expulsion. फोर्स एक्सपल्शन, राइट। What is this forced expulsion? हम्म Forced expulsion means हम प्रोफेशनल कैपेसिटी में आपको एक्सपेल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जस्टिफाइबल रीजंस नहीं है। अगर राइट। करेंगे तो वील बी इन द क्वेश्चन मार्क, हमारे हम्म इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन आ सकता है। तो हम ऐसा इकोसिस्टम और ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे कि हम्म आप कहोगे कि प्लीज मेरे को अब छोड़ो अब अब पढ़ना, मुझे मुझे जाना है, अब मैं यहाँ से इस कहना नहीं चाहता। टॉक्सिक माहौल से निकलना है। इतना न्यूसेंस क्रिएट कर देंगे। हम्म और ऐसे ऐसे बच्चों ने जो अपने एग्जाम्पल दिए, लिटरली आप बिलीव करिए, अगर आप सुनेंगे उस जूम मीटिंग को, आई वाज लिटरली शैटर्ड, आई वाज लिटरली शैटर्ड। इतना डिप्रेसिंग सा एटमॉस्फेयर था। बच्चे बोले सर -30 डिग्री टेम्परेचर में हम जाते हैं, हमारे अंदर से वो इच्छा ही खत्म हो गई है पढ़ने की। हमारे अंदर इतनी नीरसता है कि हम पढ़ें या ना पढ़ें, फेल तो होना ही है। इस लेवल का माइंडसेट बच्चों का बन गया है। और मैं यही बच्चों से भी बोल रहा था, मैंने कहा यार आप इतने एंथू और एक्साइटमेंट लेके पढ़ने गए थे, मुझे तो ऐसा लग रहा है आप लोग zombies बन गए हो। बिल्कुल। आप लिटरली zombies बन गए हो, आपकी सोच इतनी नेगेटिव। बोला हम क्या करें सर, इतना ठोक ठोक के हमारी सोच खराब कर दी है, और हमारे साथ नहीं एब्यूजिव बिहेवियर हो। अनुज जी, इस बात को भी हम मान लेते हैं कि ठीक है, बच्चे क्रेडिट क्लियर नहीं किए, फेल हो गए, सिगरेट पीते हुए पकड़े गए, हॉस्टल में बाहर रहनी, क्लास नहीं की, ये सब मैं मान लेता हूँ, ठीक है। ये जेन्युइन रीजन हो सकता है रस्टिकेट करने के लिए, एक्सपेल करने के लिए।
सवाल यहाँ पे जो मुख्य सवाल ये है कि आपके पास अगर 250 से 300 का इनटेक था, तो ये जानते हुए आपने 1000+ बच्चों का एडमिशन क्यों लिया? एक्चुअली पहला सवाल तो यहाँ से है। जब आपने लिया 1000+ स्टूडेंट का एडमिशन, ये जानते हुए कि आप डिग्री 250 या 300, 250 या 300 बच्चे को ही 6 साल बाद दे पाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपका मोटिव और इंटेंशन उसी समय क्लियर हो जाता है कि आप जो पहले हम लोग सबका यूज किए थे उगाही करने के लिए, ये पूरी की पूरी कहानी आप लोगों ने रचा। सर, फर्स्ट उगाही ईयर। भी उगाही भी छोटी मोटी नहीं है। आप इस तरह से सिंपल हिसाब लगाइए, अभी जैसे 300 बच्चे एक्सपेल हुए, हम्म। अब वो 300 बच्चे अगर एक साल रिपीट करते हैं, जो बेस्ट केस सिनारियो एक साल का, यहाँ तो 2 साल रिपीट वाले भी हैं, ठीक है। तो 300 इंटू, अगर यूनिवर्सिटी की फीस 3 लाख रुपए भी है, तो अब 300 इंटू 3 लाख करेंगे तो कितना हुआ सर? काफी हो गया। 9 यूज है। करोड़ हम्म। 9 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी कमा लिया, और जिसमें ऑब्वियसली सबके शेयर ऑफ द पाई बटे होंगे, हम्म। कुछ बिना किए। बिना कुछ के। ठीक है, और ये तो 300 300 के बैचेस में बच्चे एक्सपेल हो रहे हैं। हम्म। मैं नहीं कहता कि 100% बच्चे, या कुछ हो सकता है जेन्युइन केसेस भी रहे होंगे, बिल्कुल जेन्युइन हो सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि जब आप अपनी कैपेसिटी के 4 टाइम्स बच्चे ले रहे हो, हम्म। इतना का फनल, तो हम्म। जब आपने यहाँ पे भर दिया, तो हम्म। जूस तो कुछ ही में से निकलेगा ना आपका। बिल्कुल। तो हम्म। इनएविटेबल था कि एक्सप्रेशन आपको करना है। हम्म। अगर आप सिगरेट पीते हुए पकड़े गए, हम्म। देयर इज अ प्रोसेस। आपने हम्म। कोई गुनाह नहीं, ऐसा नहीं गुनाह किया नहीं कर दिया कि आपका जीवन कि खत्म हो जाएगा। जिसके जिसके आपको बिहाफ पे आपको वार्निंग मिलनी एक्सपेल किया चाहिए, जाए। हम्म। आपको वार्निंग करनी, और जो पी रहा है वो नहीं, आजू हम्म। बाजू भी जो बच्चे साथ में खड़े उनको भी एक्सपेल कर दिया। हम्म। इसका क्या लॉजिक हुआ? सो नहीं, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड दैट। इसमें लॉजिक है ही नहीं। इसमें है कि आपने जो लिया बच्चों से 2 साल 3 साल 4 साल पैसे उठाए ट्यूशन फी के नाम पे। अब आपको समझ में आ गया कि भाई ये अब मैनेजेबल नहीं है, अब इसके लिए मुझे मास एक्सपल्शन करना ही पड़ेगा। एक्सपल्शन बच्चे होते हैं, हम लोग भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं, बहुत बच्चे होते हैं, आप भी पढ़े होंगे, वहाँ भी होंगे, उसके रीजन होते हैं। लेकिन मास एक्सपल्सन किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं देखा गया है। ये रशिया के जो बस्की मेडिकल यूनिवर्सिटी में या क्रीमिया फेडरल में देखा जा रहा है 2025 में। जब मैंने क्रीमिया फेडरल के बच्चों से बात किया, तो वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर थे जो 2 साल पहले वहाँ को छोड़ के चले गए हैं, वो जाते समय स्टूडेंट से बोले थे तो तुम लोग अपना ट्रांसफर ले लो, आने वाले समय में तुम लोग का मास एक्सपल्शन कॉलेज करेगा। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्टर को, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है या जो उस इंस्टीट्यूशन में बच्चों को भेज रहे हैं, इनको ये पहले से पता है कि इतने जो एडमिशन हम दे रहे हैं, फाइनली कहीं न कहीं जाके इन बच्चों का एक्सपल्शन होगा, तभी जाके काम बन पाएगी और फिर उस लिमिटेड जो डिग्री देने वाली जो नंबर्स हैं, हम दे पाएंगे। बच्चों का यहाँ तक वीडियो आ रहा है कि 8-8 घंटे क्लास में, 8 to 8 क्लास में टीचर्स बैठे रहते हैं, टीचर्स पढ़ाता नहीं है, टीचर्स को आता नहीं है। फिर वहाँ से 2 से ढाई घंटा हॉस्टल जाओ, फिर खाना बनाओ, फिर सफाई करो, फिर आओ कॉलेज। तो इसमें आदमी के पास समय कहाँ बचता है? और आदमी तो इतना टायर्ड हो जा रहा है। मुझे नहीं पता था कि रशियन जो कॉलेज है वहां से हॉस्टल की दूरी कम से कम 2-2 ढाई-ढाई घंटा का। ये मैं नहीं जानता, ये बच्चों का कमेंट है जो रशिया में पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये काफी चिंताजनक हो जाता है। और फिर इन सभी चीजों को जानते हुए जो इंडिया के छोटे छोटे शहरों में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं, एजेंट हैं, वो रशिया क्यों भेज रहे हैं? देखिए, बात ये नहीं है कि रशिया क्यों भेज रहे हैं, बात ये है कि रशिया में उनकी इंसाइट और नॉलेज कितनी है। राइट। कोई भी कंट्री एब्सोल्यूट सही और गलत नहीं होता। हमारे इंडिया बिल्कुल। में भी ऐसा ही है। बहुत हम्म। से अच्छे कॉलेजेस भी हैं जो बहुत वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देते हैं, और बहुत से हम्म। ऐसे भी हैं जो जस्ट पिटिएबल और पैथेटिक कंडीशन में, और उनके यहाँ भी यही सीन है कि आपको दे नीड द रीजंस, क्योंकि उनका टारगेट होता है कि हमें हर बच्चे से 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाने हैं। कमाने। वो माइंडसेट की प्रॉब्लम है, कॉलेज की हम्म। प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। सिमिलरली रशिया में कॉलेजेस आ गए। हम्म। यहाँ पे मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति एमबीबीएस अब्रॉड करता है, हम्म। प्रॉब्लम देखिए दीपेंद्र जी ये वही है, और जो बच्चे भी कहते हैं, हम्म। कुछ लोग कहते हैं, या उनका अपना एक बिलीफ सिस्टम हो, हम एजेंट हैं, हमारा काम सिर्फ ट्रैवल एजेंसी का है। हम्म। ने बोला, कहते हैं, मैं कहता हूँ कौन सा कॉलेज बेच रहे हो? अरे सर हम सारे कॉलेज बेच रहे हैं। हम्म। बच्चा जो बोलता है ना, हम वही ऑफर कर देते हैं और फीस दे देते हैं। हम्म। हम उसको समझाते ही नहीं है। हम्म। समझाएंगे तो उसको लगेगा ऐसा वैसा, हमें तो अपने बिजनेस से मतलब है। टिकट कराना हमारा काम है, वीजा लगाना हमारा काम है, आगे वो जाने, उसकी फैमिली जाने।
ये ये माइंडसेट है। ये बिजनेस भी इतना इजी हो गया है ना कि फॉरवर्डिंग फॉरवर्डिंग तो खेलना है। फॉरवर्डिंग खेलना है। दूसरी तरफ हम लोग कोशिश करते हैं समझना, जाना, हम्म विजिट करना। आप बिलीव करिए, हमने कोई भी कंट्री जब तक प्रमोट नहीं की जब तक हमने खुद से देखा नहीं। हम्म और जब आप खुद से देखते हो, भले हम इंडिया में भी काउंसलिंग करते हैं, हम हम्म ऑलमोस्ट 300 साढ़े 300 कॉलेज खुद से विजिट करते हैं। और हम्म जब आप विजिट करते हो तो आपको एक बहुत पर्सपेक्टिव मिलता है, हम्म राइट? आप बच्चों को एक रियलिटी चेक दे सकते हो। तो जब आप फॉरवर्डिंग फॉरवर्डिंग ही खेलोगे और आपको हम्म इंसाइट ही नहीं है कि एक हम्म कंसल्टेंट, उसके नीचे जूनियर, उसके नीचे जूनियर जूनियर जूनियर, तो सुपर जूनियर तक। फिर पॉइंट क्या है? फिर ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो डॉलर में पैकेजेस बेच रहे हैं, जो हम्म रूरल में फीस ही नहीं लेते हैं। हम्म तो रशिया इज अ कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी। हम्म अगर रशिया में कोई सोचता है कि मैंने कॉलेज सोच लिया और मैं एडमिशन ले लूंगा और मेरी लाइफ हम्म सॉर्टेड हो जाएगी, हम्म देयर आर 15 फ्लैग्स जिनसे आपको हम्म बचना है। अगर हम्म आप किसी एक फ्लैग में भी फंस गए तो हम्म आपकी वो जो जर्नी एंथुसियास्टिक होनी चाहिए वो सैडिस्टिक जर्नी में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। ओके। बहुत सारे रीजंस हैं, इसी चीज हम्म को लेके आप भी अवेयरनेस देते हैं, हम भी अवेयरनेस देते हैं कि आप ये जानिए आप आप एग्रीमेंट अगर आप ट्राइपार्टाइट कर दिए, आप हम्म हर साल उस कॉन्ट्रैक्टर पे डिपेंडेंट होंगे अपनी फीस जमा करने के लिए, हम्म जहां वो आपसे 150-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पैसा कमा रहा होगा। हम्म आप परेशान भी होंगे तो भी अब हम्म यूनिवर्सिटी जाके नहीं बोल सकते ये मेरी परेशानी है, क्योंकि आपको पता है कि मेरी फीस उसी के थ्रू जमा होनी है हम्म और वो आपको हरेसमेंट करता रहेगा। हम्म देखो, आपके सवाल का जवाब यही है कि मुझे लगता है जो भी व्यक्ति अब्रॉड कर रहा है वो सिर्फ ट्रैवल एजेंट की वीजा वगैरह पास करने के लिए ना करे, उसको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। हम्म उसको ये आभास होना चाहिए कि बच्चे मेरे ट्रस्ट पे जा रहे हैं, इनकी हम्म जिम्मेदारी एक लेवल तक मेरे ऊपर है। हम्म जब तक वो बच्चा पढ़ रहा है तो हम्म एटलीस्ट मैं अपनी कॉन्शियस में उसकी अच्छी एजुकेशन दूं और अच्छी एडवाइस दूं, भले हम्म एडमिशन हो या ना। हम्म। अब सवाल एक और आता है, 2007 में इस तरह के घटनाक्रम चाइना में हो रहा था और काफी वहाँ पे कॉलेजेस, तकरीबन 100 प्लस कॉलेजेस इंडियन मार्केट में एमबीबीएस इन चाइना के प्रमोशन कर रहे थे। तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने उस समय तत्कालीन एनएमसी के साथ एक डेलीगेशन भेजता है और डेलीगेशन जाके चाइना के जो 100 प्लस जो कॉलेजेस थे उसको विजिट करता है और चाइनीज गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्ट्री को रिपोर्ट देता है। और चाइनीज मिनिस्ट्री के भी लोग थे, एजुकेशन मिनिस्ट्री के लोग, तो वहां पे एक इनटेक फिक्स किया गया कि आप किस कॉलेज में अगर मतलब हाई, मतलब A+ है तो उसमें 100 दिया गया, बी है मतलब ए है तो उसमें 80 दिया गया, वैसे करके वहाँ 40 तक का और 44-45 कॉलेजों को लिस्टिंग किया गया और उसमें एक इनटेक फिक्स किया गया कि इससे ज़्यादा आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ऐसे ही अ, उनके वेबसाइट पे भी है। रशिया भी एक बहुत बड़ा कंट्री है, डेवलप कंट्री है। तो क्या इंडियन एम्बेसी इन सारी खेल को देख रही है और उसको पता है कि इस कॉलेज में इतना इनटेक हो और कितने इंडियन स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो ये इंडियन एम्बेसी का एज ए गार्जियन ये जिम्मेवारी नहीं बन जाता है कि हम इसको अपने लेवल पे भी रेगुलेट करें कि किस कॉलेज में कितना इनटेक है। जैसे उज्बेकिस्तान में इंडियन एम्बेसी ने मैं अपने वेबसाइट पे लिखा है कि इस कॉलेज के कॉन्ट्रैक्टर कौन है या इस कॉलेज में इनटेक कितना है। तो ऐसे रशिया इतना बड़ा देश होते हुए और इतनी बड़ी एम्बेसी जो वहाँ पे काम कर रही है, क्या उसकी ये जिम्मेवारी नहीं बन जाता इन चीजों से भारतीय छात्र कैसे बचें और उसके लिए कुछ कार्रवाई करनी चाहिए या कोई ऐसा लिस्ट पब्लिश करनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आइडली देखिए क्या होता है ना, जब एक देश में, विदेश में कोई भी भारतीय नागरिक परेशान होता है, हमें याद है सुषमा स्वराज मैडम का टाइम, वो एक ट्वीट डालता था पूरी एमईए एक्टिव हो जाती थी। राइट। और हम मिसाल देते थे, सी दैट्स द काइंड ऑफ एग्रेशन। आज भी ऐसा ही है कुछ हद तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सिटीजन अगर परेशान होता है तो हम इतने एक्टिव हो जाते हैं। हम्म उसके दो पर्सपेक्टिव होते हैं, एक आइडियली हमें होना चाहिए, दूसरा उससे हम्म एक हमारी सोसाइटी में एक मैसेज जाता है कि हम्म हमारी गवर्नमेंट हमारे सिटीजन को लेके कितनी एक्टिव है, जो शायद पहले किसी टाइम पे नहीं हुआ करता। हम्म यहाँ आप देखिए हजारों बच्चे वहां जा रहे हैं जो हम्म मेच्योरिटी के कर्व पे भी नहीं है, जो बहुत एक टेंडर एज में जा रहे हैं। जस्ट 17-18 प्लस है। एंड दे आर सब्जेक्टेड टू द पार्ट ऑफ अ प्रोसेस और हम्म इकोसिस्टम। ठीक है हम्म ना, वो जॉब के लिए जा रहे हैं, वो सिर्फ अपनी एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, जहां हम उस कंट्री को सिर्फ दे ही रहे हैं, वो कुछ ले नहीं रहे हैं वहां से। हम्म वो ऐसा नहीं कि जॉब कर रहे हैं तो उनको पैसा अर्निंग हो रही है और वो अपने घर पे पैसा डॉलर्स भेज रहे हैं। क्यों नहीं इंडियन एम्बेसी को करना चाहिए? भाई हम्म आज की डेट में रशिया में हर साल 15,000 बच्चे जा रहे हैं हम्म और आप अगर वहां सिस्टम में बैठे तो आपको पता है यहाँ पे किस तरह की प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं। बिल्कुल। सी
आप हम ये नहीं कह रहे कि आप ये बताओ कि कौन सा कॉलेज अच्छा है या खराब है। हम्म। हम ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप एक परफॉर्मा बनाओ, बिल्कुल। एक वेबसाइट पे बनाओ एंड हम्म। लेट यू गेट ऑल द कलेक्टिव इंफॉर्मेशन। हम्म। कॉलेज कब एस्टैब्लिश्ड है, कितनी ट्यूशन फीस है उसकी एक्चुअल इन रूबल्स, हम्म। कितना इनटेक है, हम्म। हॉस्पिटल्स कितने हैं, हम्म। ठीक है, बच्चे कब से जा रहे हैं वहां पे, हम्म। राइट। हम्म। और इसके अलावा हॉस्टल इंडियन मेस फैसिलिटी है नहीं है, और पॉइंट ऑफ हम्म। कांटेक्ट क्या हो सकता है हम्म। अगर इस हम्म। कॉलेज में किसी को प्रॉब्लम आती है। हम्म। किसी को आप इस पॉइंट पे लिखिए। हम्म। Why there is not a central mechanism, और उसके लिए कोई रशियन गवर्नमेंट आपको मना नहीं कर रही है। हम्म। There can be a अटैची, जो एक सेकंड सेक्रेटरी लेवल का बंदा वहां पे हम्म। अपॉइंट हो सकता है, जो हम्म। स्टूडेंट्स के कंसर्न कोई सुने। बिल्कुल। अगर बच्चों को, अगर कॉलेजेस को भी ये लगता है, और सबसे बड़ी बात उन कंसल्टेंट्स को भी ये लगता है कि अगर एक कंप्लेंट हो गई हम्म। तो रिमांड कर दिया जाएगा, कि हम्म। हमारी एंट्री बैन हो जाएगी या हमारे हम्म। पासपोर्ट को क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, आप देखिए हम्म। सिस्टम कैसे सुधरता नहीं है। इट इज बिल्कुल। नॉट जस्ट अबाउट कॉलेजेस क्या करप्शन कर रहे हैं, इट इज ऑल अबाउट कि हमारे देश के जो कंसल्टेंट है, मेरे को बच्चों ने बोला कि हम्म। सर यहाँ प्रॉब्लम रशियंस की नहीं है, हम्म। प्रॉब्लम यहाँ उन इंडियंस की है जो उनके ऑफिसों में बैठे हैं। हम्म। वो ही उनको करप्ट करते हैं। डीन ऑफिस में हम कहां से आपको प्रिकाश ला के दें कि हमारे कितनी ऑफिशियल इंटेक थी, वो सब डीन ऑफिस के अंदर इंफॉर्मेशन है। डीन ऑफिस में इंडियंस बैठे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट टू हैरेसमेंट है, जो ऊपर के लोगों को बैठाया हुआ है उन्होंने, लड़कों को, जो हमें फिजिकल फिजिकल मैन हैंडलिंग तक करते हैं, वो वही है जो इंडियंस हैं। कोई कश्मीर से है, कोई कहीं से है, और वो खुद अपने एग्जाम पास नहीं कर रहे क्योंकि वो चाटुकारिता करते रहते हैं। तो वो होता है ना, उसी इंडियंस को इंडियन से फाइट करा दो तो आप बचे रहोगे, क्योंकि हमको हम उनसे भैया दीदी करते हैं। और अगर वो मुझे मिल गए इंडिया में, बच्चों आप सुनिएगा, वो कहता है सबसे पहले मैं सर उसकी पिटाई कर दूंगा, उसने इतना बच्चों ने हैरासमेंट किया है उन इंडियंस ने। तो मुझे लगता है अगर इंडियन एम्बेसी इस चीज का एक प्रोटोकॉल बनाए, प्रोसेस बनाए, भगवान ना करे, उस दिन उस वेबिनार में बच्चों ने यहाँ तक बोला कि हमारे अंदर बहुत गंदी टेंडेंसीज डेवलप हो गई हैं, हमें सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप हो गई हैं। आप सोच के ओह माय देखिए, गॉड। आप सोच के देखिए, बच्चा ये बात बोल रहा है जो पढ़ने गया था, कि इस तरह की मेरे और हमारे अंदर आ रही हैं ऐसी फीलिंग्स, क्योंकि हमारे अंदर होपलेस हो गया है सब कुछ। इसीलिए शायद हम होप नहीं क्लास पे देखिए, बैठे हैं। ये जो सुसाइडल टेंडेंसी बच्चों के अंदर आ रहा है, जो खास करके अब्रॉड में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, मैक्सिमम 80% बच्चे लोअर मिडिल क्लास के फैमिली के होते हैं, जिनके बच्चे अच्छे नीट में स्कोर लाते हैं, लेकिन पैसे की कमी की वजह से उनका इंडिया में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, और उनसे कम मार्क्स वाले पैसे हैं तो ले लेते हैं, तो वो अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए अब्रॉड में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, डॉक्टरी की या मेडिसिन की। अब इस केस में क्या होता है, उसके फादर कहीं से लोन लिया, किसी दूसरे से उधार लिया, कुछ उसके पास लैंड था उसको सेल आउट किया, माँ की ज्वेलरी बेच दी गई, अगर गांव में उसके कुछ मवेशी हैं उसको बेच दिया फादर ने कि मेरा बेटा डॉक्टरी पढ़ने जा रहा है, पढ़ के आ जाएगा, जब रिटर्न आएगा तो ये सारा चीज फिर दोबारा हम खरीद सकते हैं या बना सकते हैं। अब उस बच्चे के साथ जो उसका एंजाइटी का लेवल आप सोचिए, कि उसका जो सोशल प्रेस्टीज था उसके फैमिली का, वो दांव पे लग गया। उसके फादर का जो कर्ज या इंटरेस्ट पे, या माँ का जो ज्वेलरी था बेच के पढ़ने गया था, वो दांव पे लग गया। और जिस चीज के लिए गया, उस बच्चे की कोई गलती न होते हुए भी एक कॉन्ट्रैक्टर और एजेंट के गलती के वजह से उस बच्चे का जो डिग्री था, वो डिग्री भी नहीं मिल पाया, और उसको जबरदस्ती एक्सपेल्ड किया जा रहा है। तो उस बच्चे का ट्रोमा और एंजाइटी आप समझ सकते हैं किस लेवल तक होगा। तो उन बच्चों में सुसाइडल अटेम्प्ट एक्चुअली आना क्या जरूरी होता है, है ना ये जितेंद्र टेंडेंसी आ सर, जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर मैं स्ट्रेस में हूँ ना, तो मैं अपने दोस्तों से शेयर कर लेता हूँ या हम्म। अपने घर में शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास वो मैकेनिज्म है अपने स्ट्रेस को शेयर करने का। हम्म। जो बच्चा बाहर पढ़ता है ना, जो आपने बोला ना हम्म। एंजाइटी, हम्म। क्योंकि वो देख चुका होता है कि मेरे मदर फादर ने अपनी जिंदगी की सारी पूंजी लगा दी है, उनके अंदर वो जो एक चमक होती है ना उसके माँ बाप की, और उम्मीद जो होती है ना, वो हम्म। उसके माँ बाप की नहीं होती, उसके पूरे संसार और उसके खानदान और उसके समाज की होती है। कि बिल्कुल। हमारा बच्चा, हमने देखा है बच्चे जब पढ़ के आते हैं ना, वहाँ आरती उतरती है बच्चे की, बिल्कुल। और वो ये सोचता है मैं यहाँ खाना नहीं खाऊंगा, मैं यहाँ कमरे में रह लूंगा, अंधेरे कमरे में रह लूंगा, बस मैं घर पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने बताया तो कहीं ना कहीं मेरी पेरेंट्स की नींदें खराब हो जाएंगी, क्योंकि वो हम्म। मजबूर है, इसीलिए वो हम्म। खुद रहता है।
और वो जो घुटन होती है ना, वो उसके अंदर बहुत ज्यादा एक लेकिन व्यक्ति मैं उन बच्चों से जो स्टूडेंट्स हैं उनसे अगर आपके साथ इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम्स हो अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अल्टीमेटली आपको कभी ना कभी इस चीज़ को शेयर करना ही पड़ेगा, या आप कर ही रहे हैं। तो बेहतर ये होता है कि अगर आप शुरुआती दौर में ये सारी प्रॉब्लम्स अपने फैमिली अपने मेंटर्स के साथ शेयर किए रहते हैं, तो इसके बहुत सारे हल निकल जाते, या आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस खुले रहते। लेकिन आप फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर थर्ड ईयर में अपने समय भी की बर्बाद कर दिए, पैसे की बर्बादी कर दिए। अब आपको लगा कि नहीं, अब इस बात को पेरेंट्स तक पहुंचाना है, या जो भी आपको लगता है कोई आपको अच्छा गाइड कर सकता है वहां तक पहुंचाना है। चलिए, देर आए दुरुस्त है, लेकिन जिंदगी आपकी है। अब सवाल अनुज जी सबसे बड़ा है कि जिन बच्चों के साथ ये जो एक्सपल्शन या एक्सपेल्ड किया जा रहा है, उन बच्चों के सामने क्या विकल्प है? सर देखिए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और इसका सीधा जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। हम्म। देखिए, क्योंकि अगर ये बच्चे जैसे 2020 के बच्चे हैं जिन्होंने हम्म। 2020 में एडमिशन लिया था, हम्म। सो नेचुरली या 2025 में वो फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट्स रहे हैं, राइट। उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। दे कैन गो फॉर कॉलेज ट्रांसफर, वो अपनी हम्म। यूनिवर्सिटी से अपने TOR एक्सेप्ट करें, हम्म। और जहाँ भी उनको आइदर रशिया में पहली प्रेफरेंस यही होनी चाहिए कि जिस सिस्टम में आप पढ़े हैं उसी सिस्टम के आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन लें रादर देन चेंजिंग योर कंट्रीज, राइट। राइट। क्योंकि हर कंट्री का सिस्टम अलग हो जाता है, तो आपका पूरी एजुकेशन का क्रेडिट्स का पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। हम्म। लेकिन जो बच्चे 2021 में एडमिशन लिए हैं, अब इसमें भी दो केस हैं। हम्म। 21 में वो बच्चे जो एडमिशन लिए हैं जो कहते हैं कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई थी उस टाइम पे, हम्म। और वो बच्चे लेकिन फ्लाई करे थे बाय दिसंबर या फरवरी, राइट। बट 2021। 21 में, बट ओके। फ्रैंकली स्पीकिंग, जो एनएमसी का माइंडसेट है हम्म। और जो एनएमसी की अप्रोच है, हम्म। they will they are not in a mood to listen to the genuine reasons also, हम्म। राइट। वो कहीं ना कहीं उनको तो बस मुद्दा चाहिए, मुझे लगता हम्म। है। कहना नहीं चाहिए, मुझे लगता है ये जो बच्चे परेशान है ना, और हम्म। एनएमसी को भी नेचुरली पता होगा ना अगर इस बारे में, तो वो हम्म। ये नहीं सोचेंगे इसका सोल्यूशन क्या निकालना है। वो हम्म। कहीं ना कहीं बड़े खुश हो रहे होंगे कि देखा हमने तो कहा ही था अब्रॉड मत जाओ। हम्म। आप सोचिए, जब यूक्रेन में लड़ाई हुई थी, हम्म। रशिया यूक्रेन की, उस समय तो हमारे बच्चों की कोई गलती नहीं थी, और उस कोई समय गलती के बच्चे थे जो ताजी ताजी एडमिशन लिए थे। बिल्कुल। और उस समय वो भी बच्चे थे जिन्होंने 18 नवंबर से पहले एडमिशन लिया था, हम्म। वो पता नहीं था FMGL आएगा, लेकिन वो फ्लाई 10 दिन बाद किए थे। हम्म। एक ही क्लास में दो बच्चे बैठे हैं, एक 18 नवंबर से पहले जो रशिया पहुंच यूक्रेन पहुंच गया, 18 नवंबर के बाद पहुंचा। हम्म। एक ट्रांसफर ले सकता है कि नहीं ले सकता? तो हम्म। बच्चों ने बोला ये किस तरह का कानून है, हम्म। मतलब यूनिफॉर्मिटी का है। मतलब मेरा दोस्त बगल में बैठा है, उस पे FMGL लगता है, मेरे पे नहीं लगता, दोनों एक ही सेशन में एडमिशन लेके बैठे हैं। हम्म। जो ट्रांसफर ले सकता था वो लड़ाई में लौट के आया, उसने दूसरी कंट्री में ले लिया। हम्म। मैं नहीं ले सकता तो मुझे वापस यूक्रेन में जाना पड़ा, और आज भी ऐसे बच्चे हैं जो वापस यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। हम्म। और ये वही एनएमसी है, मैं आपको सिर्फ माइंडसेट बता रहा हूँ हमारी भारतीय शिक्षण संस्थान का, मेडिकल शिक्षण संस्थान का, जो सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड्स कि दीज आर सब स्टैंडर्ड स्टूडेंट विद पुअर मार्क्स, इसीलिए MBBS अब्रॉड करने चाहते हैं, जिसको लेके हमारे पूरे फेटर्निटी में इतना गंदा रोष था। उसके लिए मैंने बहुत एग्रेसिव वीडियो भी बनाई थी, जिसको लेके मुझे बोला भी यार इतने एग्रेसिव कमेंट्स क्यों डालते, बट नहीं, वो अंदर से इतना पेनफुल था कि उन बच्चों की क्या गलती है, वो तो वैसे ही इतने परेशान है। आपने उनको बोला हम इंडिया में आपको एडजस्ट कर देंगे इंडियन मेडिकल कॉलेज में, वो भी नहीं किया, फिर ये भी नहीं किया, ट्रांसफर भी नहीं है, जबकि ट्रांसफर देने में तो कुछ नहीं जाता आपका, एज एक्सेप्शन सब दे। तो उन बच्चों के लिए जो अब सोच रहे हैं कि हमें ट्रांसफर की परमिशन एनएमसी दे देगी या उनके अंदर उम्मीद है, प्लीज आप इस उम्मीद को हटा दीजिए, ओके। दूर तक इस उम्मीद को हटा दीजिए। एनएमसी बिल्कुल ट्रांसफर नहीं देने वाली है आपको। तो सोल्यूशन आपको निकालना है, आपको अपने इंस्टीट्यूशन के इर्द गिर्द ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, आपने जो एक जिक्र किया कि 18 नवंबर 2021 से पहले बच्चों का एडमिशन हुआ, वो पहले फ्लाई कर लिए। कुछ बच्चे 2021 से एडमिशन पहले हुआ उसके बाद में फ्लाई किए। इसमें मैं बता दूं कि 2024 में पटना हाई कोर्ट का सिंगल बेंच डिसीजन आता है, और पटना हाई कोर्ट कहता है एनएमसी को कि चाहे बच्चा पहले एडमिशन लिया हो या बाद में एडमिशन लिया हो, इससे कोई मतलब नहीं। एडमिशन एक बार प्रोसेस शुरू हो जाता है तो उस पूरी की पूरी प्रोसेस सिस्टम में आ जाता है। और उसने बोला कि 2021 में जिन बच्चों का एडमिशन अब्रॉड में हुआ है वो FMGL से एग्जम्प्टेड होंगे। और जैसे पटना हाई कोर्ट का
आया ये डिसीजन, बहुत सारे बच्चों ने इस डिसीजन के बिहाफ पे अपना ट्रांसफर भी ले लिया था। लेकिन डिसीजन आने के 3-4 महीने बाद एनएमसी पटना हाई कोर्ट में अपील में चली गई है। अब उसके ऊपर पटना हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच का क्या डिसीजन आएगा ये देखना बहुत जरूरी है। और आपने कहा कि 2021 के बाद से ट्रांसफर सच में वैलिड नहीं है। जो भी बच्चे यूक्रेन वार के समय जो कुछ एग्जम्पशन दिया गया था वो अलग केस है। नॉर्मली आप अगर ट्रांसफर लेते हैं तो आपका ट्रांसफर वैलिड नहीं है। हाँ, एक केस में वैलिड हो सकता है कि अगर इंडियन एम्बेसी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रशिया को वार जोन डिक्लेयर कर दे, या फिर उन इंस्टीट्यूशन को जहां पे वार जोन में है या इस तरह की चीजें हो रही हैं उसके साथ, उस इंस्टीट्यूशन के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गया, कोई नेचुरल क्लाइमिटी हो गई या वार जोन हो गया, ये जब तक डिक्लेयर नहीं करता है इंडियन एम्बेसी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेंट विद द इंडियन एम्बेसी मॉस्को, तब तक आपका ट्रांसफर वैलिड नहीं होगा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट का ट्रांसफर के ऊपर ये डिसीजन आया था, और वो भी केस रशिया का ही था। मेरे ख्याल से उस कॉलेज का मैं सही नाम याद कर रहा हूँ, डोनेप्रो समथिंग करके था, जहाँ पे कुछ ऐसी ही घटना घटी थी, तो उसको एग्जम्प्ट किया गया था। उसी के बिहाफ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था। लेकिन 2021 के बाद अभी तक कोई ऐसा रूल नहीं है, एनएमसी का कोई क्लियर कट रूल नहीं है कि आपका ट्रांसफर एक्सेप्ट किया जाए। सिर्फ यही रूल है कि अगर आप ट्रांसफर लेते हैं तो आपका ट्रांसफर इनवैलिड होगा। तो जैसे अनुज जी ने कहा कि आप पहले जहां पे पढ़ाई कर रहे हैं कोशिश कीजिए कि उसके इर्द गिर्द उसी टेरिटोरी में, उसी कंट्री में आप एडमिशन ट्रांसफर लेके करवाएं। अनुज जी, ये सारी चीजों के बाद ट्रांसफर वैलिड नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट, एजेंट, हाल ही में मैं सीआईएस के कई कंट्री घूम के आया, वहां पे 500-500, 200-200, 300-300 ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन मैंने देखा जहां पे फ्रेश एडमिशन नहीं है, पूरी ट्रांसफर से कॉलेजेस चल रहे हैं। तो क्या उन कॉन्ट्रैक्टर, अभी भी रशिया के केस में भी जो हुआ है, ईरान में भी जो वार चल रहा है वहां से बच्चे ट्रांसफर ले रहे हैं, रशिया से बहुत सारे बच्चे अलग अलग इंस्टीट्यूशन से भी ट्रांसफर ले रहे हैं। तो क्या जो इंस्टीट्यूशन, जो एजेंट या जो कॉन्ट्रैक्टर ट्रांसफर दिला रहे हैं या दे रहे हैं, क्या उनको ये बात की पता नहीं है कि ट्रांसफर वैलिड नहीं है, कि जानते हुए मनी उगाही का काम वो भी करना शुरू कर दिए हैं? इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल, क्या बच्चों को ये बात पता नहीं है कि ट्रांसफर वैलिड है या नहीं है? जब उनको पता है कि वैलिड नहीं है तो फिर वो ट्रांसफर क्यों ले रहे हैं? सर, इस दो पे क्या चीजें बोलेंगे? इसमें। पहला सवाल, आपने बोला कि पहले हम बच्चों की बात करते हैं, बच्चों को मालूम है, हम्म, बट एक ऐसी सिचुएशन में है कि उस करंट इकोसिस्टम में वो पढ़ ही नहीं सकते। वो हम्म, डर का माहौल है। दे हैव डिसाइडेड कि अब हमें यहाँ नहीं रहना, उनका मन खराब हो गया है उस चीज हम्म, से। तो जानने के बावजूद दे आर थिंकिंग कि हमें जाना चाहिए, हम्म, और अब वो अलग डायमेंशन में सोच रहे हैं कि हो सकता है हम इंडिया नहीं भी आ पाए तो हम कुछ और करेंगे, दूसरे डायमेंशन में जाएंगे, कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, विल ट्राई टू मेक अ पैरेलल करियर। हम्म, बच्चों को लार्जली इस चीज की अवेयरनेस है, बट वो हम्म, एक ऐसे माइंडसेट का पार्ट है, उनको अपनी जगह पे सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा जो कि आना चाहिए। हम्म, जहां हमने कंसल्टेंट्स की बात की, हम्म, कंसल्टेंट भी नादान नहीं है, सबको सब चीज पता है, क्योंकि ट्रांसफर जो कराना होता है ना, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। हम्म, ट्रांसफर कोई भी एंट्री लेवल कंसल्टेंट नहीं करा सकता। हम्म, ट्रांसफर के लिए फाइल जो एब्सोल्युटली जाएगी वो एक उस कंसल्टेंट को जाएगी जो कॉलेज लेवल पे कनेक्टेड है, जो हम्म, को बच्चे के ट्रांसक्रिप्ट देगा, उसकी क्रेडिट वैल्यूएशन कराएगा। तो हम्म, वो तो नौसिखा नहीं है, क्योंकि वो हम्म, सब हमारे ग्रुप्स में जुड़ा हुआ है, रोज ये डिस्कशन होता है सुबह शाम की वैलिडिटी हम्म, की, क्या सही है और क्या गलत है। हम्म, बट जानबूझ के, भाई उसको हम्म, लगता है कि मेरे को तो पैसा मिल ही रहा है ना, फिर वही हम्म, election वाली बात है सर, फिर तो कहाँ कहाँ तक जाएं, और हम्म, कितनी कितनी लीगैलिटीज की बात करें, किस किस की बात करें, कि कौन रजिस्ट्रेबल को, अभी आज भी लाइसेंस को, रजिस्ट्रेशन को रजिस्ट्रेबल बोल रहा है, और क्या क्या बेच रहा है। तो वो तो फिर बिल्कुल। मार्केट फोर्सेस हैं जो गलत तरीके से बच्चों को हम्म, मिसगाइड कर रही है, लेकिन पता सबको सब कुछ है। सब कुछ है। अब एक सवाल हमेशा बार बार आपसे भी आता होगा, मेरे पास भी आता है, तो इस वीडियो के माध्यम से उसको भी हम लोग एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये मास जो एक्सपल्शन चल रहा है ये तो बहुत गलत ही चल रहा है। अब जो मेन इशू है, क्या रशिया एफएमजीएल को फुलफिल करता है? क्या कहेंगे आप? सर और देखिए, करता है तो किस किस पॉइंट पे करता है, नहीं करता है तो किस किस पॉइंट पे नहीं करता है? सर देखिए,
अगर मैं एफएमजीएल रेगुलेशन की बात करूं, पहले हम हम्म, एफएमजीएल की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो पहली बात तो एफएमजीएल रेगुलेशन अपने आप में एक ही बहुत ही अगली पीस ऑफ रेगुलेशन है। हम्म मैं अगली पीस ऑफ पेपर बोलता हूं उसको, हम्म हम्म क्योंकि वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। हम्म उस रेगुलेशन को लाने का पर्पस ही बहुत वियर्ड था। हम्म उसका पर्पस ये नहीं था कि हमें बच्चों की एजुकेशन को क्लीन करना है या बच्चों हम्म को असिस्ट करना है। हम्म उसका पर्पस था हमें बच्चों को बाहर जाने से रोकना है। राइट। जब आप गवर्नमेंट होते हो, आपका काम होता है अपने सिटीजन्स को फेलिसिटेट करना और हम्म अपने बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। हम्म लेकिन जब आप ये सोच लेते हो कि मुझे इनको परेशान करना है हम्म और इस बच्चे के मूवमेंट को रोकना है, हम्म तो वो भी सरोगेट वे में रोकना है, हम्म डायरेक्टली नहीं रोकना कि हम्म गवर्नमेंट कह दे कि मैं बाहर जाने को प्रमोट नहीं कर रही, हम्म आप ना जाए, या हम्म मैं वीजा नहीं दूंगी या इमिग्रेशन नहीं दूंगी। हम्म आप सरोगेटली घुमा फिरा के कॉम्प्लिकेशन दे रहे हैं। हम्म एफएमजीएल रेगुलेशन किसी भी नॉर्मल बच्चे के लिए कॉम्प्रिहेंड कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एफएमजीएल के अंदर आपने ग्रेजुएट मेडिकल एक्ट 1997 का हवाला दे दिया। पहली हम्म बात, हम्म एफएमजीएल रेगुलेशन में आप बोलते हो कि आपका जो करिकुलम है वो समतुल्य इंडियन करिकुलम होना चाहिए, हम्म इसमें आप फैमिली मेडिसिन ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने चाहिए। शेड्यूल वन का जिक्र किया गया, जो शेड्यूल शेड्यूल वन वन का में जी, और ये भी जो दे दिया सब्जेक्ट टू सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट, कि हम्म वो अमेंडमेंट हम कब भी करेंगे तब भी आपको माना, मतलब बच्चा 5 साल पढ़ लेगा, फिर आप बोलोगे हम्म तूने दूसरे साल में ये सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ा, ये हम्म तो कोई लॉजिक नहीं बना। हम्म तीसरी बात, फिर आप कहते हो लाइसेंस एट पार में लोकल सिटीजन होना चाहिए आपका। तो आप करिकुलम अपना लोकल पढ़ाने के लिए पुश कर रहे हो किसी फॉरेन कंट्री को, हम्म और फिर कह रहे हो लाइसेंस आप अपना दे दो। हम्म ये कितना बड़ा हाइपोक्रेसी है यहाँ पे। हम्म और कोई भी फॉरेन कंट्री जो है वो सिर्फ इंडिया के बच्चे नहीं पढ़ा रहा, मतलब वो कोई भी कंट्री हो, रशिया, उनका एक अपना मेच्योर एजुकेशन है। दे आर बिल्कुल। स्टूडेंट्स फ्रॉम मेनी कंट्रीज। हम्म Who are you as an NMC or Indian government to question their education system? हम्म आप अपना एग्जिट एग्जाम ले तो रहे हो एफएमजी का या हम्म नेक्स्ट का, हम्म तो फिर आप कैसे उनको पुश कर सकते? भाई वो इंटरनेशनल करिकुलम के हिसाब से अपने क्रेडिट्स को पूरा कर रहे हैं एज पर डब्ल्यू हम्म डॉम्स, एज पर वर्ल्ड एचओ रिकॉग्निशन, हम्म प्रेस्क्राइब इंटरनेशनल करिकुलम। हम्म आप बोलते हो 54 मंथ्स की पढ़ाई होनी चाहिए। हम्म यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का 48 मंथ्स का एमडी प्रोग्राम होता है। हम्म आप सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हो। हम्म जर्मनी में जो एजुकेशन है वो ऑब्वियसली जर्मन लैंग्वेज में होती है। हम्म आप बोलो ना कि हम उनकी एजुकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो आप कर नहीं सकते, हम्म क्योंकि जब ईसीएफएमजी एक्रेडिटेशन की और इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन की बात आती है तो सबसे पहले यूएस की तरफ मुंह करके देखते हो। हम्म तो ये जो एथिकल रेगुलेशन है ना, ये अपने आप में बहुत ही बाइस्ड रेगुलेशन है। हम्म बट क्या करें, यही कड़वी सच्चाई है। हम्म तो अगर टेक्निकली आप मुझसे पूछेंगे, तो वो होता है ना, एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर होता है, हम्म अगर वो चाहे कि मुझे चालान काटना है ना, हम्म तो किसी भी चीज पे काट लेगा। हम्म उस पे भी काट लेगा कि आपके हॉर्न है नहीं, वो इस हम्म पे भी काट लेगा कि आप हॉर्न, आपका आवाज ज्यादा करता है। हम्म अगर एनएमसी चाहेगी तो वो चाहेगी तो हर बच्चे को रोक सकती है। हम्म इसका एक्चुअल सबूत हमें मिलेगा 2027 ओके। में, रेस्पेक्टिव ऑफ कंट्रीज। नहीं, आपने जो जिक्र किया कि एनएमसी एक ऐसा रेगुलेशन बनाया एफएमजीएल जो अपने आप में एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करता है, मेरा मानना ऐसा नहीं है। आप अगर रशिया को ही ले लेते हैं, क्योंकि रशिया पे हम लोग बातचीत करते हैं। रशिया का जो लोकल एजुकेशन सिस्टम है, देखिए, अब्रॉड का एजुकेशन सिस्टम खराब नहीं है। अब्रॉड के एमबीबीएस अब्रॉड खराब नहीं है। एमबीबीएस अब्रॉड को खराब करने वाले आप और हम और यहाँ के कंसल्टेंट हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे है एनएमसी को, थोड़ा सा आपको मैं पीछे ले चल रहा हूँ। 2002 स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन लाने के पीछे भी रशिया का ही अपना कंट्रीब्यूशन था। उस समय रशिया में 99 के पहले जो गंदगी मची थी, वो आप एसोसिएशन ऑफ रशियन फेडरेशन डॉक्टर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में पढ़ सकते हैं। उस समय वहां पे 4 साल में भी एमबीबीएस की डिग्री मिल रही थी, 5 साल में भी मिल रही थी। जो ह्यूमैनिटीज पढ़ा है उसका भी एडमिशन होता था, जिसका बायो नहीं उसका भी होता था। आप हिस्ट्री के स्टूडेंट है, आपका भी एमबीबीएस में एडमिशन होता था। ठीक है। तो उस समय, और ये एफएमजीएल आने के पीछे रशिया के साथ बहुत सारे कंट्रीज हैं, और एफएमजीएल आना जरूरी था। अब आपको मैं बताता हूं कि रशिया में जो इंडियन बच्चे पढ़ते हैं, आप रशिया विजिट किए हो, कॉलेज को विजिट किए हो, रशिया में जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या इंडियन स्टूडेंट का जो क्लासेस चलते हैं,
तो क्या उसमें उनके लोकल स्टूडेंट्स उसी सिलेबस को पढ़ते हैं या फिर उनकी क्लासेस अलग होते हैं? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, जो रशिया में एमबीबीएस की 6 ईयर की पढ़ाई है, तो रशिया में जो रशियन लैंग्वेज में पढ़ते हैं 6 या 7 ईयर्स की उनकी कोर्स ड्यूरेशन है, उसके बाद कर लेने के बाद क्या वहां का स्टूडेंट के पास राइट टू इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस का अधिकार मिलता है, या फिर उनको वो 6 ईयर कंप्लीट करने के बाद 2 ईयर्स का क्लिनिकल रेसिडेंसी या मास्टर करने के बाद उनको राइट टू इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस का अधिकार मिलता है? तो हमने क्या किया, अपने सुविधाजनक जो चीज अच्छा लगा उसमें से पिक कर लिए। क्या पिक किए कि भाई 6 साल में चलो इंडिया तो पूछ ही नहीं रहा है, फिलीपींस में भी एक समय में 4 ही साल में लोग इंटर्नशिप भी दिलवा के दे दिया करते थे, आपको ये बात पता है। तो रशिया में भी जिस तरीके से आप अपने हिसाब से उस चीज को पिक कर लिए कि 6 साल में चलो, अब 6 साल में भी आपने क्या किया, चला कि सिंपल चीजें हैं कि इंटर्नशिप की जब बात कर रही है एनएमसी कि भाई हम इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एनएमसी के वेबसाइट पे नोटिफिकेशन है, ठीक है। दूसरा कि हम सेपरेट करेंगे। अब रशिया में जो बच्चों और पेरेंट्स को बताया जा रहा है कि नहीं, यहाँ पे हम 6 ईयर वाला जो पूरी की पूरी क्रेडिट्स आवर है हम 5th ईयर में कर लेंगे भाई, और 6th ईयर आपको हम सेपरेट इंटर्नशिप करवा देंगे। अब प्रॉब्लम यहीं पे आके फंसता है, आप सेपरेट इंटर्नशिप उसको कैसे कह रहे हैं? आप क्या वहां पे 6 साल का मार्कशीट दे रहे हैं या 5 साल का मार्कशीट दे रहे हैं? क्या आप 10th सेमेस्टर का मार्कशीट दे रहे हैं या 12th सेमेस्टर का मार्कशीट दे रहे हैं? तो रशिया का कोई भी इंस्टीट्यूशन 6 साल का मार्कशीट अगर ईयरली एग्जामिनेशन है, और अगर सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन 12th सेमेस्टर के बाद 12th सेमेस्टर का मार्कशीट दे रहा है, तो छठे साल में एट द सेम टाइम आपने इंटर्नशिप भी कर लिया और 11वीं और 12वीं सेमेस्टर का मार्कशीट भी ले लिया। ये कैसे पॉसिबल है? अब सवाल आता है, जब वहां पे इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप या सेपरेट नहीं है, तो फिर कंसल्टेंट इसको क्यों बोल रहा है कि हम छठे साल को इंटर्नशिप बना के देंगे सेपरेट? तो छठे साल की इंटर्नशिप में तो एग्जाम दुनिया में कहीं नहीं होता है। रशिया एक एक्सेप्शन कंट्री तो नहीं है कि एग्जाम कंडक्ट करेगा। देखिए, इसका एक्चुअल जवाब आना चाहिए ऑफिशियल सोर्सेज से, क्योंकि जैसा मैंने बोला, दिस इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन, राइट? और इसमें इंटरप्रिटेशन मल्टीपल तरीके से निकल सकते हैं, और हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है इसको, जिसका जहां पे सहूलियत होती है। इसका ऑफिशियल जवाब कौन देगा, राइट? क्योंकि दिन रात आप समझिए, पिछले 5 साल से हम भी डिस्कस कर रहे हैं, सुबह शाम यही डिस्कशन से शुरू होता है, ये डिस्कशन पे खत्म होता है, और किसी भी कंट्री जाना बच्चा रुका तो है नहीं रुका, और बढ़ ही रहा है बच्चा। और एज पर एनएमसी नो कंट्रीज फुलफिलिंग अवर रेगुलेशन। सो दिस इज नॉट रिस्पेक्ट टू, अच्छा इंटर्नशिप की आपने बात की, इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप की, दिस इज नॉट ओनली रशिया, दिस परटेन्स टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज व्हिच आर सीआईएस कंट्रीज। सीआईएस नहीं, यूरोपियन कंट्री में भी है, यूरोपियन कंट्री में, स्लोवाकिया में, चेक रिपब्लिक में, छोटे मालदोवा में, सब जगह। हाँ, अंतर क्या है, छोटी छोटी कंट्रीज में थोड़ा कंफर्ट जोन ज्यादा हो जाता है, क्वेश्चनिंग ज्यादा हो जाती है इंटरनल, तो वो चीजों को दबा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये भी देखने की है कि इंडियन एम्बेसी ने, क्योंकि जब भारत सरकार में एनएमसी रिप्लाई नहीं दे रही, तो दूसरे नंबर पे जो रिप्लाई आता है फिर वो इंडियन एम्बेसी का आता है कि इंडियन एम्बेसी क्या क्वेश्चनिंग करके चल रही है, राइट? हम लोगों ने भी इंडियन एम्बेसी को लिखा है, आपने भी इंडियन एम्बेसी को लिखा है। यहाँ पे इंडियन एम्बेसी ने बार बार ऑफिशियली भी अपनी वेबसाइट पे यही जवाब दिया है कि भाई 6 ईयर की यहाँ पे एजुकेशन है, विच इंक्लूड्स 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप, ठीक है। और उसके बाद फिर छठे साल आपका एक्रेडिटिंग एग्जामिनेशन होता है, वो एग्जामिनेशन आप देंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे जो लाइसेंस जो एनएमसी चाह रही है उस तरह का लाइसेंस हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एज ऑफ नाउ दिस एग्जाम इन इंग्लिश, क्योंकि अभी तक बहुत कम बच्चे इस एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं नेचुरली। अब जो 2021 में थे वो 27 में जब वॉल्यूम में आएंगे, देन दे विल सी whether this will still remain in English or probably they can develop in Russian, or they can also have a parallel language of English also. तो मुझे लगता है कि ये जो एरिया है ना इंटर्नशिप का, ये सब्जेक्ट टू डिस्कशन है, ग्रे एरिया है, राइट? अब लेट एनएमसी बी ऑन, लेट्स नहीं, आपने कहा कि ये हर व्यक्ति का इंटरप्रिटेशन अलग अलग, डेफिनेटली एक कॉमन आदमी का अपना अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है, लेकिन जब एफएमजीएल के ऊपर कोर्ट और एपेक्स कोर्ट अपना इंटरप्रिटेशन सुना देता हो,
फिर यहाँ पे किसी का अलग अलग इंटरप्रिटेशन करने का जगह ही नहीं बचता है। जब FMGL 2021 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2022 को अपना वर्डिक्ट दिया, 13 पेज का डिसीजन है, और वो कोर्ट वो मेरे ख्याल से गूगल या कानून या लॉ के जितने भी साइट है उस पर अवेलेबल है। केस का नाम है अरविंद आर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। जब सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है, अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इंटरप्रिटेशन तो नहीं है, आप और हम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कोर्ट ने FMGL को लेके इंटरप्रिटेशन किया अरविंद आर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, वहां तो सब कुछ क्लियर कर दिया, बहुत सारी चीजें, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट ने कह दिया अगर आप FMGL के एक भी लाइन को फुलफिल नहीं करते हैं, चाहे आप 90% लाइंस को, मैं एक कॉमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, अगर नहीं कर रहे हैं, एक भी पॉइंट अगर आप मिस कर रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन इंडिया में नहीं मिलेगा, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट अगर FMGL पे बोल चुका है। क्वेश्चन आता है आपसे, एक रिवर्स क्वेश्चन में करता हूँ। हमने इंटर्नशिप का यहाँ 3-4 एस्पेक्ट्स हैं। एक है लाइसेंसिंग, जो ऑब्वियसली, दूसरा इंटर्नशिप, और तीसरा करिकुलम। अगर मैं इनमें सबसे खतरनाक अगर किसी कंटेंट को या किसी क्लॉज को मानता हूँ ना, लाइसेंसिंग और इंटर्नशिप से ज्यादा करिकुलम, क्योंकि लाइसेंसिंग और इंटर्नशिप पे तो हम फिर भी डिबेट कर सकते हैं कि वहाँ इंक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग है, 6 साल के बाद 1 साल का होगा, नहीं देखिए, नहीं होगा। नहीं ये नहीं, ये समझने, आप मेडिसिन की जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, मेरे हिसाब से या तो जो लोग काम कर रहे हैं इसको, या तो ठीक से, या तो ठीक है, मैं भी मेडिकल बैकग्राउंड का नहीं हूँ, लेकिन जब इस बिजनेस में आया तो मैं कई मेडिकल डॉक्टर से, या मेरे काफी दोस्त जो थे साथ में BHU में जो पढ़ाई करते हैं, तो उनसे अभी भी मैं टच में रहता हूँ। क्या क्या जब आप एक मतलब अगर टुकड़े में नहीं करते तो 19 जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो मेन कोर पेपर्स हैं मेडिसिन में, और मेडिकल की पढ़ाई आप कहीं भी पढ़ने जाते हैं, वो पेपर्स के अलावा तो मेडिसिन का एजुकेशन अधूरा है। आप मेडिकल एजुकेशन में क्या आप एनाटॉमी छोड़ देंगे पढ़ना, चाहे आप रशिया, पॉइंट क्या ये आप, नहीं है, पॉइंट ये नहीं है सर, यहाँ पे यहाँ पॉइंट ये है CBME, ठीक है, ठीक है, NMC ने बोला कि हमने CBME का करिकुलम अभी अडॉप्ट किया हुआ है इंडिया में, ठीक है, ठीक है, करिकुलम बेस्ड, तो नहीं है, नहीं ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल करिकुलम, राइट, ठीक है, उसका उन्होंने बहुत क्लियर कर शेड्यूल, FMGL के शेड्यूल 1 में क्लियर कर दिया क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, वो सब्जेक्ट उसमें मेंशन है, ठीक है। जब सब्जेक्ट उसमें यही मेंशन है कि आपको ऑप्शन गाइनी पढ़ना है, आपको मेडिसिन पढ़ना है, आपको पेडियाट्रिक्स पढ़ना है, आपको रेडियोलॉजी पढ़ना है, आपको कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ना है, आपको अर्थो पढ़ने हैं, आपको पैरामेडिकल में फिजियोलॉजी पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, फार्माकोलॉजी पढ़ना है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है, तो ये तो किसी भी कंट्री में आप जाएंगे, हाँ, तो ये तो मेडिसिन के सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब फर्क क्या पड़ता है, हर देश का करिकुलम कुछ कुछ अलग होते हैं। वो क्या होता है, जैसे CIS कंट्री में वो अपने हिस्ट्री पढ़ा देते हैं, ठीक है, वो एक मतलब सोशल बिहेवियर्स के भी बुक्स रख देते हैं, इंग्लिश की भी बुक्स रख देते हैं। अब मजेदार चीज आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, WHO का रिपोर्ट अगर 12-13 का आप पढ़िए, काफी लंबा है, उसके पैरा में एग्जैक्टली पेज नंबर में भूल रहा हूँ, उसमें WHO ने कहा था कि भाई हर मेडिकल स्टूडेंट को 3 सब्जेक्ट और मैंडेटरी कर दीजिए फर्स्ट ईयर में। वो कौन कौन सा सब्जेक्ट था, वो था इंग्लिश, वो था इन्वायरमेंटल साइंस, और वो था कंप्यूटर, ठीक है। ये तीनों के पीछे WHO का अपना फिलॉसफी था कि जरूरी नहीं है कि कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कंपटीशन से निकाल लेता है तो उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, ठीक है। दूसरा, इन्वायरमेंटल साइंस इसलिए जोड़ा, इन्वायरमेंटल साइंस के जो करिकुलम उसमें सोशियोलॉजी के, साइकोलॉजी के कुछ कुछ हिस्से सबको जोड़ा गया था, लागू नहीं हुआ इस देश में, नेपाल में भी लागू नहीं हुआ, बांग्लादेश में भी लागू नहीं हुआ, अलग बात है यहाँ के लोग, लेकिन मैक्सिमम कंट्री इसको अडॉप्ट किया। कंप्यूटर आनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हर चीज कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो उस डॉक्टर को कंप्यूटर भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ठीक है। तो इन सब के अलावा जो 18-19 सब्जेक्ट्स हैं, अगर दुनिया के किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ने जाएंगे, इन सब्जेक्ट को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अब सवाल कोई उठा सकता है कि भाई वहां के फॉरेंसिक मेडिसिन में या कम्युनिटी मेडिसिन में तो डिफरेंसेस हो जाएंगे, डेफिनेटली डिफरेंसेस होंगे। अगर फॉरेंसिक मेडिसिन की पढ़ाई होती है तो वहां का जो पिनल कोड्स होते हैं, जो आपराधिक जो मामला का जो संहिता होता है, वो इन्वॉल्व होता है।
रेप को किया जाएगा, मर्डर कितने पे हुआ, गोली कैसे चला, कैसे एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें इंडियन पेनल कोड का लगता था, अब तो भारतीय न्याय संहिता हो गया है, उसका लगेगा। हर देश का अपनी एक न्यायिक व्यवस्था है, वो रहेगा। कम्युनिटी बेस्ड जो मेडिसिन है, किताबें वही हैं, बुक्स वही हैं, डिजीज पैटर्न वही है, उस देश में अलग डिजीज हो सकता है, ठीक है, वहां पर लेकिन सारी चीज तो आप पढ़ के आ रहे हैं। तो सिलेबस वाली पे जो लोग डिबेट करते हैं कि सिलेबस मैच नहीं करता है, अगर ये 18-19 सब्जेक्ट जो शेड्यूल 1 में एनएमसी ने रखा है एफएमजीएल में, उसमें से अगर कोई सब्जेक्ट किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जा रहा तो मेडिकल कॉलेज हो ही नहीं सकता है। अगर हम वैसे इतना गहराई में उतर रहे हैं, अगर आप सीबीएमई के करिकुलम को डिटेल में एनालाइज करेंगे ना, इट इज नॉट जस्ट अबाउट सब्जेक्ट्स, इट इज अबाउट द डिलीवरीज ऑफ दोस सब्जेक्ट्स। और उस सब्जेक्ट्स में, कोर सब्जेक्ट में कितने सब पार्टीशंस हैं, उन पार्टीशंस में आप, दैट इज वेयर इट इज सीबीएमई। तो ये 19 सब्जेक्ट तो सीबीएमई से पहले भी 19 ही थे सर, ना वो 20 थे ना वो 18 थे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल करिकुलम का मतलब ये है कि आपकी कॉम्पिटेंसी स्किल ओरिएंटेड कैसे बन रही है, और जो आप पढ़ रहे हो उसकी अब्जॉर्प्शन लेवल कैसे बन रही है। इट्स अ altogether different way of giving education. It's a different thought process which is more sinking towards US education system, right? Credit based, point based. तो मेरा कहने का मतलब ये है, बैक टू द पॉइंट, अगर हम उस पे आते हैं, इससे मैंने शुरू किया था, इट इज नॉट अबाउट इंटर्नशिप, इट इज नॉट अबाउट लाइसेंस, इट इज आल्सो अबाउट करिकुलम जो हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। फिर अगर एनएमसी किसी बच्चे को, कोई कंट्री कहती है कि 100% कंप्लायंट है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी वो आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंसी में दर्ज। देखिए सीबीएमई की जहां तक आपने बात किया, एक तो मेरे ख्याल से 39 इयर्स के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन ने इंडियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया, उसका सिलेबस चेंज किया। जो आपने कहा कि कॉम्पिटेटिव बेस्ड मेडिकल एजुकेशन हो, उसको मैं एक दूसरे ढंग से समझाता हूँ। कैसे हो? इंडिया में 2000 मेरे ख्याल से 2003-2 में मेरे ख्याल से सिलेबस चेंज हुआ। उसके पहले आप यहाँ पे कैसे पढ़ाई करते थे एमबीबीएस की? यहाँ पे आप पढ़ते थे एमबीबीएस के जो प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन का जो डिग्री होता था 4.5 इयर्स का, उसको प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन की डिग्री बोलते हैं। तो उसको 3 प्रॉप में बांट दिया जाता था, ठीक है, पहला प्रॉप, सेकंड प्रॉप, थर्ड प्रॉप, उसको फाइनल प्रॉप भी बच्चे बोलते थे। हो सकता है मैं मेडिकल के स्टूडेंट नहीं हूँ तो कुछ चीज मिस हो जाएगा, तो जो लोग इसके एक्सपर्ट हैं करेक्ट कर देंगे मुझे। यहाँ पे जैसे आप फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ते थे, फिजियोलॉजी, एनाटोमी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, आपने पढ़ लिया, बच्चे ने क्या किया, उस बुक को रख दिया। अब उस बुक कुछ लेना देना उसको नहीं है। सेकेंड ईयर में गया, वो फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे कोर्सेज पढ़ लिया, और उसको पता है मुझे नन क्लिनिकल में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नन क्लिनिकल से कुछ लेना देना नहीं है, इसमें मुझे प्रैक्टिस करनी है, ना मुझे रिसर्चर बनना है, ना मुझे टीचर्स प्रोफेसर बनना है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये सीबीएमई से जो आया तो इसमें क्या चेंजेस लाया गया कि भाई नहीं, आप जब से क्लिनिकल शुरू होगा, तो क्लिनिकल जब शुरू होता है तो उस पार्ट में भी एनाटॉमी का हिस्सा आता है, ठीक है, फिजियोलॉजी का हिस्सा आता है, बायोकेमिस्ट्री का हिस्सा आता है। बच्चे क्या करते थे, फर्स्ट ईयर में पढ़ के बुक रख दिए रैक में, और वो भूल गए कि एनाटॉमी में मैंने क्या पढ़ा था, फिजियोलॉजी में मैंने क्या पढ़ा था, बायोकेमिस्ट्री में मैंने क्या पढ़ा था। जब क्लिनिकल शुरू होता था तो बच्चे उस समय फिर उठाते थे। अब क्या किया गया इसमें कि नहीं, जो हिस्सा आपको मेडिसिन के साथ पढ़ना है, एनाटॉमी का जो पार्ट, उसको उस ईयर में इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है। मजेदार चीज मैं आपको बताता हूँ, नेपाल का करिकुलम उठा के देखिए। नेपाल में एक करिकुलम पिछले 15 साल से चल रहा है। वहां पे फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा के खत्म नहीं कर दिया जाता है, वो फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री आपको जब क्लिनिकल शुरू होता है वहां भी उसके पार्ट्स को जोड़ा जाता है, उसके हिस्से को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये अच्छी चीज है कि बच्चे साथ साथ पढ़ रहे हैं, उनके साथ वो टॉपिक जुड़ा हुआ है। जब क्लिनिकल थर्ड ईयर में शुरू होता है तो उनको पता है इसका भी हिस्सा पढ़ना है, इसका भी हिस्सा पढ़ना है। तो ये अच्छी शुरुआत है और होना भी चाहिए, और ये कई देशों में पहले से लागू है। इंडिया तो 22-23 में लागू किया है। मैं तो नेपाल का जिक्र किया कि 15-16 साल से चल रहा है। इजिप्ट में ये करिकुलम आपको 2013 से चल रहा है। करिकुलम तो उठा के देखे कोई एजेंट, कोई कंसल्टेंट।
किस ईयर में क्या पढ़ना ये कंसल्टेंट को पता ही नहीं, एमबीबीएस अब्रॉड का काउंसलिंग कर रहा है। वही बोले ना, ये फॉरवर्डिंग फॉरवर्डिंग जो इजी जो मनी है ना इसमें, बस तीन ही चार चीज तो, एक ऑफिस खोल लेनी है, बस तीन चीज याद रहना चाहिए भाई, नीट क्वालिफाई हो कि नहीं हो। ऐसे भी धुरंधर इस बिजनेस में है कि कोई बात नहीं, नीट क्वालिफाई करके क्या होगा यार, तुम सीधे यूएस चले जाना, यूएस एमएलए निकाल लेना, प्लैब निकाल लेना, डीएसए एग्जाम क्वालिफाई करवा देते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता 720 में से 144 113 बच्चा नहीं ला पा रहा है, उसको सपना आप दिखा दी यूएस एमएलए का, प्लैब का। तो एनएमसी का एफएमजीएल जो भी निकला है, और हम और आप कुछ भी इंटरप्रिटेशन कर ले, या इस फैटर्निटी के जितने भी कंसल्टेंट एजेंट हैं अपना कर लें, अल्टीमेटली जब सुप्रीम कोर्ट ने उसका इंटरप्रिटेशन कर दिया, तो आप कुछ भी कर लीजिए, कितना ब्रेन वॉश कर लीजिए, ठीक है ना, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। एज ए मेंटर, एज ए कैरियर कंसल्टेंट, ये बात तो इस बात में तो कोई डिनायबिलिटी है ही नहीं। अब इस बात को तो हम भी सब जानते हैं कि एनएमसी कैसे सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पे एक्स्ट्रा रिमार्क्स पास किए, जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं, और ये भी बोल दिया कि आगे हम इस चीज को एक्सेप्ट एंटरटेन नहीं करेंगे, राइट। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अनुज जी इस लाइन से ही शुरू करता है अपना ऑर्डर लिखना, कि हम इस केस को इसलिए सोच रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, कि आने वाले समय में इंडियन जुडिशियरी सिस्टम पे इस तरह के केसेस बोझ न बने। सर, क्यों? मैं इसमें अपनी इंटरप्रिटेशन देता हूँ। आज हम और आप 1 घंटा इस चीज पे लगा रहे हैं, और यही डिस्कस करने में कि कौन सी कंट्री फुलफिल करती है, नहीं करती है, और ये पिछले 5 साल से लोग कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी अभी पर्टिकुलर हम लोग रशिया पे बात कर रहे हैं। आ रहा हूँ, मैं उसी पे आता हूँ, मैं पॉइंट इसी पे आ रहा हूँ। अरे वो रशिया हो या कोई भी कंट्री हो, प्रॉब्लम लाइज द सेम। उसका स्वरूप अलग हो सकता है, उसकी डायमेंशन अलग हो सकती है। व्हाई डोंट एनएमसी, जिन्होंने अपना एक खुद का रूल बनाया, जितने सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को वो जानते हैं, उनके शॉर्ट थ्रेड्स और लॉन्ग थ्रेड्स को भी वो समझते हैं, व्हाई डोंट दे कम अप। मैंने जो लीगल पिटीशन किया था, उसका पर्पस ये था कि आप क्लैरिफिकेशन दीजिए, और आप ये डिस्कशन में क्यों अपना समय लोगों को सब्जेक्ट टू एनालिसिस पे डालते हो, राइट। लेट्स बी 1 + 1 = 2। let you ask your Indian embassies through you that this is my curriculum, this is my clear guidelines, जो उनके लिए भी समझना आसान हो, and you please tell me whether this country is fulfilling or not, नहीं है या via Ministry of Health। मुझे 15 दिन से बड़ा ये प्रोसेस था, बड़ी पिक्चर को देखिए, राइट। बट एनएमसी ने, आज हम एनएमसी को कितनी आरटीआई डालते हैं, हम कितनी मेल डालते हैं, कभी जवाब नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती जवाब देने की? अगर हम एफएमजीएल को रेगुलराइज कर रहे हैं, मैं डिफाइन नहीं कर रहा, दैट इज समथिंग, दिस इज अ गीता जो हर बच्चे को फुलफिल करनी पड़ेगी, राइट। द पॉइंट इज अबाउट द इंटेंट एज वेल, कि एनएमसी क्यों नहीं बताती कि भाई यहाँ पे हमारी गाइडलाइंस फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि बच्चे का तो बुरा हो ही रहा है ना सर, जहां भी जिस कंट्री में जा रहा है, नेचुरल सी बात है, जिसका जहाँ पे वैसे नहीं, एक वही बोले ना कि जितने लोग हैं उतनी इंटरप्रिटेशन है, जितनी मुंह उतनी बातें, एक कहावत है हमारे यहाँ। सवाल सिंपल है, इंडिया में कितने रेगुलेशंस बने हुए हैं? ठीक है, हम सब रेगुलेशंस का एफएमजीएल पे हम लोग बात करते हैं। एफएमजीएल अगर एनएमसी ने बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने गजट में पब्लिश किया, ठीक है, वो एक लॉ के फॉर्मेट में आ गया, वो एनएमसी ने अपने वेबसाइट पे डाल दिया, पेपर में भी कहीं निकाल ही दिए होंगे, सर्कुलेट कर ही दिए होंगे, टाइम टू टाइम एनएमसी के भी सारे लोग बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी बोल दिया है। मुझे ये बताइए, आप जो कह रहे हैं कि एनएमसी हम जो पूछ रहे हैं क्यों नहीं बता रही है, भाई साहब क्यों बताए एनएमसी? एनएमसी ने एफएमजीएल निकाल दिया, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, और भारत के 140 करोड़ जनसंख्या को इंग्लिश हिंदी दोनों में से कोई ना कोई भाषा आता है। इसमें मैं एक सवाल पूछूं आपसे? नहीं, मैं आगे कंप्लीट कर लूं तो पूछिएगा। मैं इसी पे आ जाता हूं, आपके पहले सवाल को कॉन्ट्रडिक्ट कर देता हूं। ठीक है। भारत में आरटीआई की व्यवस्था क्यों दी गई है? ठीक है, क्यों दी गई है? सबको तो सब कुछ पता है, नहीं इंफॉर्मेशन लेने के लिए ना, बताता हूं, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, इंफॉर्मेशन, यस, सबको सब कुछ पता है, हाँ, फिर सरकार को बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक। नहीं, मैं आज की डेट में मैं ऐसे फिलोसॉफिकल सवाल भी नहीं पूछ रहा है एनएमसी से, मैं आपको आरटीआई दिखा दूं, मैंने सिंपल सा सवाल पूछा है, ये बताइए, आपका एफएमजीएल रेगुलेशन है, आप ही ने बनाया है,
मैं एक स्टूडेंट हूँ, यूएसए से एमबीबीएस करना चाहता हूँ, मेरी 48 मंथ्स की एमडी की पढ़ाई है। आप मुझे बस ये बताइए, क्या एफएमजीएल रेगुलेशन के दायरे में आपकी पढ़ाई आती है या नहीं आती है? आप जवाब उस पर देते हैं, आप एफएमजीएल को पढ़ लीजिए भाई। नहीं सर, मैं आपसे ये नहीं नहीं आप नहीं नहीं आप नहीं नहीं बताइए इसका जवाब एनएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में दे दिया है। सर। आप जो अभी नहीं नहीं आप जो अभी पूछ रहे हैं कि मैं यूएस से एमबीबीएस करना चाह रहा हूं जिसका कोर्स ड्यूरेशन 48 मंथ का है, ठीक है, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया था कि सर भाई। एक नॉर्मल सिटीजन जो होता है ना, हम्म। टेक्निकलिटी में ना जाते हुए, ये प्रोसेस बनाया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत। हाँ। आपको कुछ अगर इंफॉर्मेशन भी चाहिए तो भी आप ले सकते हैं। आप सब्जेक्ट टू विंस एंड फैंसीज पे नहीं जा सकते कि सपोज मैं पीएम केयर फंड का तो मैं आरटीआई के दायरे में नहीं लाऊंगा क्योंकि वो मेरी दुखती रथ है, ठीक है, लेकिन दूसरे फंड को मैं आरटीआई के दायरे में ले आऊंगा क्योंकि वो मेरे को अंतर नहीं पड़ता। ये सब्जेक्ट टू कंफर्ट जोन नहीं होना चाहिए सर। अगर और नहीं यहाँ हम बड़ी देखिए पिक्चर की देखिए इसलिए पॉलिटिकल कहा गया है ना, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो पावर में वो लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पावर में सर वही दूसरा वाली भी था बात है तो ना सर। किया। अब पॉइंट ये आरटीआई की जहां तक नहीं आरटीआई की जहां तक बात है ना, आरटीआई की जहां तक आपने बात किया कि ठीक है, आप इंफॉर्मेशन, आपके पास सूचना का अधिकार है, आप सूचना मांग सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या सूचना मांग रहे हैं? आप लॉ मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस से ये सूचना मांगिए कि भाई मुझे एक चीज बताओ कि मर्डर का डेफिनेशन क्या है और उसमें मैं क्या क्या करूं तो मैं मर्डर के डेफिनेशन में आ जाऊंगा, और सेल्फ डिफेंस का क्या डेफिनेशन है। आपको क्या करेगा मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, जो भारतीय न्याय संहिता अभी बना है उसकी कॉपी आपको लगा के भेज देगा कि साहब इसमें आप पढ़ लीजिए, ढूंढ लीजिए एनेक्चर में, इसके पेज नंबर में कहाँ पे मर्डर का डेफिनेशन दिया है, उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आपको समझ में आएगा। उसमें ये नहीं लिखेगा कि इस सेक्शन के तहत मर्डर का डेफिनेशन है। क्या वो होता आपको है ना दीपेंद्र सर, अगर हम लीगैलिटी में जाए ना, और सर नहीं लीगैलिटी नहीं 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 सर, नहीं नहीं सर, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज नहीं, यहाँ सबसे बड़ी चीज है एज ए मेंटर। नहीं नहीं ठीक है, हम ये मान के चलते हैं, नहीं नहीं सर, हम ये मान के चलते हैं कि एक जो बच्चा है वो लेमैन है, उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। आज 5 साल हो गए, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स एफएमजीएल को भूल चुके हैं। वो सिर्फ इस चीज को याद रखे हैं कि वहां से किसी भी कंट्री से, रशिया हो, नेपाल हो, यूक्रेन हो, चाइना हो, कहीं भी हो, वहां से कोई स्टूडेंट पढ़ के आया, उसके आजू बाजू का, उसके रिलेटिव्स, उसके दूर के रिलेटिव्स, उसके दोस्त, वो यहाँ पे आया, एफएमजी पास करता है और यहाँ किसी न किसी हॉस्पिटल में काम करता है, अपना क्लिनिक चलाता है, उसके दिमाग में बस ये बात चलती है। ये बात तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब हमारे और आपकी तरह, जब हम दुकान खोल के बैठ जाते हैं एज ए कैरियर कोच के नाम पे, और बच्चे से 50,000 से 1 लाख रुपया कमाने के नाम पे, बहुत शॉर्टकट मनी है ना इसमें। फैंसी ऑफिसेज, अच्छे अच्छे लिपस्टिक, पाउडर, टाई, सूट पहन लेना, माइक खोल लेना, कोई पैसा तो लगता नहीं है। आजकल नेट भी फ्री है, 2-2 जीबी, 3-3 जीबी, कुछ भी बोलिए, कौन रोकने वाला है। लेकिन इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा है आर्टिकल 19 में। सवाल मेरा है कि मेरा काम क्या था, आपका काम क्या था, जो अपने आप को दावा करते हैं कि मैं इसका बहुत बड़ा ठेकेदार हूं, मुझसे बड़ा कोई एमबीबीएस अब्रॉड का कंसल्टेंट नहीं है, मुझसे ज्यादा नॉलेज नहीं है। वो क्या कर रहे थे, वो अपने मुखपत्र में, जो यूट्यूबर या यूट्यूबराइन जितने लोग हैं, अपने मुखपत्र से बताना चाहिए ना, ये बताने के बजाय कि इंडियन फूड है, अब यहां से हट जाओ, यहां ट्रांसफर ले लो, और यहां से निकल के अब वहां चले जाओ, और वहां नहीं जाओगे तो फिर यहाँ आओ, एफएमजी यहाँ कोचिंग करवाते हैं। तो इन लोगों का काम था 5 साल में कि एफएमजीएल का क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ, एफएमजीएल का क्या इफेक्ट आने वाले समय में पड़ने वाला है। आप देखिए कितने कंसल्टेंट के आप यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे इसके बारे में बात करते हुए देखे होंगे। मैं इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ। ये मार्केट है, ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात करते हैं, और हर मार्केट में आप किसी भी हर आदमी का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, कोई भी हो। तरीका अलग हो सकता है, बच्चों को हिप्नोटाइज करने का तरीका अलग हो सकता है, इंटरप्रिटेशन अलग हो सकती है। बच्चा जब 10 लोग आपकी इंटरप्रिटेशन और मेरी इंटरप्रिटेशन और किसी और की सुनेगा, उसमें कंफ्यूज हो जाएगा। पहली बात ये हमारा आपका, पहली बात हमारी, और इस चीज की ऑथेंटिसिटी क्या है जो आप इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं वो 200% करेक्ट है। हम स्वयंभू नहीं बन सकते, ना हम भगवान बन सकते।
ना हम ये क्लेम कर सकते कि जो मैं बोल रहा हूँ 200% सही है, वो कोई भी हो। बिल्कुल। दिस इज द वर्क ऑफ रेगुलेटर। हम्म। ठीक, बिजनेसमैन नहीं कह सकता कि मैं ट्रेड में शॉर्ट टर्म खेलूंगा या लॉन्ग टर्म खेलूंगा या हवाला मनी करूंगा, स्निफिंग करूंगा तो मैं सेफ हूं। वो तो पैसा बचाएगा टैक्स में। ठीक है, दिस इज द वर्क ऑफ रेगुलेटर, आइदर इट इज सेबी और इट इज नेशनल मेडिकल कमीशन, कि जो हमारी लार्जर मासेस हैं व्हिच इज स्टूडेंट्स इन दिस केस, ठीक, उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। या हम लीगल नहीं खेल सकते कि एनएमसी ने अपनी डेफिनेशन दे दी, अब उनका काम नहीं है जवाब देने का। बॉस, अल्टीमेटली आपको वार्निंग देने की जरूरत क्यों पड़ी फिर 2023 में कि हम देख रहे हैं कि बहुत से बच्चे हमारी रेगुलेशन फुलफिल नहीं कर रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी वो हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे और उसकी जिम्मेदारी बच्चों की होगी। क्यों? आपकी जिम्मेदारी कहाँ गई? मतलब वाह भाई वाह, रूल हम बनाएंगे कॉम्प्लिकेटेड। नहीं, कंसल्टेंटों की जिम्मेदारी कहाँ गई? एजेंटों की जिम्मेदारी कहाँ गई? मैं वही बोल रहा हूँ, कंसल्टेंट मैं बोलता हूँ मैं जिम्मेदार हूँ। इसकी क्या क्रेडिबिलिटी की जो मैं बोल रहा हूँ 200% सही है, या आप बोल रहे हैं वो 200% सही है? ठीक है, इस चीज का कोई बेंचमार्क नहीं है। कोई नहीं, बेंचमार्क नहीं है। बेंचमार्क वो होता है जो सरकार डिसाइड करती है, वो हमें फॉलो करना पड़ता है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वी आर रूल अबाइडेड कंट्री, नहीं तो हर किसी के अपने वेस्ट इंटरेस्ट है, मार्केट है सर। अब लेट मी कंप्लीट। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे आता है उस चीज का, ये जो एक नजरिया है ना कि लीगैलिटी में दे दिया, किसके लिए लीगैलिटी दे रहे हो? खराब कौन होगा, बर्बादी किसकी होगी? आपने तो पल्ला भी झाड़ लिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द स्टूडेंट। फिर आपको वार्निंग देने की जरूरत भी क्यों थी? मत देते वार्निंग, जब आप पहले नहीं बोल रहे, बीच में क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे, तो आप ये वो क्यों दे रहे हो? फिर आपकी जो एनएमसी चेयरपर्सन है उनका स्टेटमेंट आता है, ठीक, कि अब्रॉड में एजुकेशन खराब है और किसी को भी अब्रॉड जाना ही नहीं चाहिए। फिर आप और हम अब्रॉड क्यों कर रहे हैं? हमें उसी टाइम छोड़ देना चाहिए अगर हम इतनी नैतिक और एथिकल बात की बात करते थे। एनसी चेयरपर्सन ने बोली है बात, फिर हम यहाँ डिस्कशन भी क्यों कर रहे हैं एफएमजीएल रेगुलेशन का कंट्रीज पे? ठीक है, प्रोजेक्ट तो आ चुका है हमारे पास और हमें ये भी पता है कि जब 2027 में बच्चे आएंगे तो उनको किस किस तरह की परेशानी होने वाली है। पॉइंट यहाँ पे आता है कि द बॉल लाइज इन द कोर्ट ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन, डज नॉट लाई इन मी, डज नॉट लाई इन यू, इट लाइज ओवर देयर। मैंने एनएमसी को बहुत सिंपल सा सजेशन दिया था कि मेरी थी और बहुत सिंपल था, आपने एमसीआई के लिस्ट को डिसबैंड कर दिया, तो बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि उस टाइम पे एमसीआई के लिस्ट में 2 लाख खर्च करके कोई भी अपना कॉलेज डलवा देता और वो वैलिडेट कर देता खराब कॉलेज को। राइट, आपका काम क्या है? आप कभी मत करो किसी कॉलेज को सही या गलत, आप अब्रॉड को प्रमोट मत करो, लेकिन आप ऐसा प्लेटफॉर्म तो बना दो जहां इंफॉर्मेशन गैप ना है। लेट यू मेक अ पोर्टल जहां जैसे आप इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस के लिए बताते हो। नहीं, मैं इसमें मैं बात करने वाला था, तब तक आपने शुरू कर दिया इसको। चलिए कंप्लीट ही कर लीजिए, ये अगला क्वेश्चन था यहाँ पे। यही सोल्यूशन है सर इस चीज का, इंफॉर्मेशन इज द सोल्यूशन टू एवरीथिंग। क्योंकि कंसल्टेंट हो या कोई हो, कोई थोड़ा करप्ट है, कोई ज्यादा करप्ट है, कोई बिल्कुल अपने आप को समझता ही नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन की मैलिंजेंसी तो हो रही है। आप पोर्टल बनाइए, उसमें डाल दीजिए जो भी अब्रॉड यूनिवर्सिटी इंडिया से बच्चे लेके जाना चाहती है उनके लिए मैंडेटरी डिस्क्लोजर है, और उसकी ऑथेंटिसिटी कौन इंश्योर करेगा? वहां की लोकल एम्बेसी इन कंसल्टेशन विद हेल्थ मिनिस्ट्री। कॉलेज कब बना, कितना पुराना है, इंटरनेशनल एक्रेडिटेशंस क्या है, इनटेक कितना है? इनटेक में ही तो खेल हो रहा है। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन किया हमने, ठीक है, पॉइंट ऑफ द डिस्कशन ऑफ टुडे इज एक्सपल्शन। एक पे ही हुआ ना सारा। 300 के आपने 1200 ले लिया। अगर बच्चे को पता होता 300 है और पता होता पब्लिक में कॉलेज को 300 है, 300 से ज्यादा एडमिशन नहीं होते, प्रॉब्लम वहीं खत्म। और नहीं, इतने होने के बावजूद भी 2025 में कई ऐसे कॉलेजेस है जहां पे 350 सीट्स है, 250 सीट्स है, वहां पे बच्चों का एनरोलमेंट तकरीबन आपको 1000 प्लस हुआ है। सो कितनी सीट है, कितनी फीस है, कितनी हॉस्टल है, इंडियन हॉस्टल बच्चों के लिए किस तरह की हॉस्टल सेटअप है, हॉस्पिटल कैसा है, फैकल्टी कितने हैं, इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग। भैया आप बना दो पोर्टल, 30 पैरामीटर डाल दो, लेट एवरी कॉलेज डिक्लेयर इटसेल्फ, नीचे अटेस्टेशन के साथ व्हाटएवर आई गिव इट्स 100% टू माय इंफॉर्मेशन इफ फाउंड रॉन्ग, और कांटेक्ट पर्सन कौन है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। देखिए ना, पेरेंट को सिर्फ क्लैरिटी चाहिए, आप लिख दो उस कॉलेज में मेरे 800 एडमिशन है कमेंसुरेट, क्योंकि एनएमसी किसी भी फॉरेन कॉलेज के एजुकेशन को कंट्रोल नहीं कर सकती, वो वहां जाके इंस्पेक्शन नहीं कर सकती। देखिए, एनएमसी न किसी फॉरेन एजुकेशन को कंट्रोल कर सकती है, न किसी इंडियन सिटीजन को एज पर द राइट टू एजुकेशन के तहत उसको ये भी नहीं कर सकते कि आपको यहाँ पढ़ने जाना है, यहाँ नहीं पढ़ने जाना है।
उसके पास पूरी फ्रीडम है, वो कहीं भी जाके पढ़ सकता है। कंडीशन ये है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जैसे आपने कहा कि हम किसको मानेंगे, कहीं ना कहीं एक पैरामीटर तो मुझे ढूंढना पड़ेगा जहां पे हमको एक सेंटर पॉइंट बना के चलना पड़ेगा। तो मेरे पास या आपके पास अभी की डेट में, एग्जिस्टिंग डेट तक, जब तक हम लोग बातचीत कर रहे हैं, दो ही विकल्प है। पहला, जो एनएमसी का अपना रूल है, वो रूल आप फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, उस रूल के ऊपर किसने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंटरप्रिटेशन दिया, उसको एक बार आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और इसलिए पढ़ना चाहिए, जब आप अब्रॉड में जा रहे हैं, लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, तो कम से कम स्टूडेंट, ये आप उम्मीद छोड़ दीजिए, मैं इन बच्चों से बताना चाह रहा हूं कि आपका जो कंसल्टेंट, एजेंट या ब्रोकर है, जो टाई सूट पहन के एसी के रूम में बैठा रहता है, आपको कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स पिला के सारी कहानियां सुनाते रहता है, तो उनके साथ साथ आप थोड़ा पढ़ना शुरू कीजिए, उनकी बातों को थोड़ी वेरीफाई कीजिए। वो जो जो चीज बोल रहे हैं उसकी काउंटर कीजिए कि कहाँ पे है, कहाँ से वो चीज आया, कहाँ से सोर्सेज हैं। इसको बच्चे को देखना चाहिए। इतना छोटी चीज तो आप जा रहे हैं, एनएमसी की वेबसाइट तो एक बार विजिट कीजिए आप। मतलब ये हालत हो गया है कि जो कोई किसी को कुछ भी काउंसलिंग करके भेज दे रहा है। अगर ये काउंसलिंग, अगर बच्चे थोड़े भी अवेयर रहते, या इस कैरियर कोच जो एमबीबीएस अब्रॉड को काम करने वाले लोग हैं, अगर अपना 10% भी, ठीक है बिजनेस आप करो, अच्छी बात है, बिजनेस अच्छी चीज है, इसमें मुझे दस लगता है ना परसेंट भी। दीपेंद्र जी, एक रेगुलेशन आनी चाहिए कि जो भी कंसल्टेंट काम, पहली बात, कोई भी फील्ड में अगर एंट्री बैरियर नहीं होता ना, तो कोई भी आ जाता है। बेडरूम में सोते हुए फोन लिया, एक फेसबुक ऐड चलाया, लीड आई, पास कर दिया। पास कर दें। जिम्मेदारी कहाँ से आएगी सर? नहीं। जिम्मेदारी आएगी, आप अगर एमबीबीएस, अगर नॉर्मल अब्रॉड की बात करते हैं, तो देयर इज अ पोर्टल, देयर इज अ सर्टिफिकेशन दैट यू नीड हम्म टू पे ऑफ अ हम्म काउंसलर, उसके लिए एग्जाम पास करना पड़ता है। हम्म मुझे लगता है आपको फंडामेंटल जवाब ढूंढने पड़ेंगे यहाँ पे। हम्म सिस्टम को अगर सुधारना है आपको तो, पीआईसी उसका नाम है, प्रोफेशनल हाँ, इंटरनेशनल अगर आपको एजुकेशनल एक सिस्टम कंसल्टेंट। सुधारना है ना सर, तो हम हैंडफुल ऑफ कंसल्टेंट्स को दोष क्या ही दे पाएंगे, क्योंकि हर तरह के, ये प्रवृत्ति है व्यक्ति की, है ना। समुद्र मंथन भी हुआ था तो उसमें देव भी थे, दानव भी थे, और हर व्यक्ति के अंदर देव और दानव के एलिमेंट्स होते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट है एज अ रेगुलेटर एनएमसी को क्या करना चाहिए, भारत सरकार को क्या करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हीं के गाइडलाइन और इंडियन एम्बेसीज का बहुत बड़ा रोल आता है। क्वेश्चनेबल है यहाँ पे, वो है इंडियन एम्बेसीज का रोल यहाँ पे। आज मेरे को सिर्फ ये सोचो, जो मैं उस दिन हाईकोर्ट में भी मैं पिटीशन में बोल रहा था, तो आप टेक्निकल चीजों में मत जाओ, आप सिर्फ मेरी 2 पेज के ऐसा स्टूडेंट हाईकोर्ट की पिटीशन पढ़ो। मैं क्या करूं, क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैं इतनी कॉम्प्लिकेटेड रेगुलेशंस पढूं, और मैं कैसे डिसाइड करूं इट्स रजिस्ट्रेबल और रजिस्टर्ड, या लाइसेंस है या नहीं है, इट्स देयर टू वैलिडेट। दीपेंद्र जी कहेंगे लाइसेंस है, दूसरी मैडम कहेंगी नहीं तो रजिस्ट्रेबल है। हाउ विल आई गेट टू नो? क्या मेरा वकील हायर करूंगा मैं 1 लाख रुपए का, वो मुझे डिफाइन करेगा? बिल्कुल। ये बोलेगी ना व्हाट इज मीन। तो पॉइंट ये है, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना है जब सिंपल सी चीज है, और ये क्यों कॉम्प्लिकेट हो रहा है आप समझिए। फिर ये आपकी इंटेंट सही नहीं है इस रेगुलेशन को लाने की। अगर आपको जेन्युइनली, हैड आई बीन एट द प्लेस ऑफ एनएमसी, अगर मैं शायद उनकी कुछ एडवाइजर में उनको दे पाऊं इस माध्यम से, प्लीज आप एक पोर्टल बना दो, आप अपना मत लो रिस्पांसिबिलिटी, लेट मार्केट फोर्सेस डिसाइड फॉर देमसेल्फ, लेट स्टूडेंट नो कि ये इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन मेरे को मिल गई है। यहाँ पे देखो पूरा क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, हॉस्पिटल मुझे नहीं पता। आज हम कहते हैं कोई कॉलेज, मुझे यही नहीं पता उस कॉलेज का अपना हॉस्पिटल है कि नहीं एनएमसी की, मैं तो ये हॉस्पिटल होना चाहिए। कल को अगर एनएमसी उसमें और कंडीशन जोड़ देगी, अच्छा हॉस्पिटल पे लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं, अरे सर नहीं है हॉस्पिटल तो क्या हुआ, जब तक बच्चे पास होंगे हम 5% की पत्ती डाल देंगे उस हॉस्पिटल में, हो जाएगा अपना। शेडी एरिया है। इस डायमेंशन में आप बोलोगे कि एनएमसी फुलफिल हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, देखिए जुगाड़ सब किसी चीज का निकाल रहे हैं। गवर्नमेंट हैज टू कम अप इन। नहीं, आपने दो चीज उठाया इसमें। एनएमसी को एक पोर्टल, जो पहले एमसीआई हुआ करती थी, एक लिस्ट होता था, और उस लिस्ट, ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत सब जगह गलतियां होती हैं, मैनिपुलेशन होता है, लेकिन एक हमारे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट था, एक ऐसा लिस्ट था, जिससे हम तय कर पाते थे कि किस कंट्री के किस कॉलेज में मुझे पढ़ने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एनएमसी आने के बाद उस लिस्ट को हटा दिया गया। ये अपने आप में बहुत दुखद है। अब मुझे लगता है कि एनएमसी को जिस चीज के लिए रोकने के लिए ये रेगुलेशन लाया, या मेडिकल एजुकेशन को एक नए तरीके से अब्रॉड मेडिकल एजुकेशन को रिफॉर्म करने का, उसका उल्टा रिजल्ट आ गया। पहले अगर
15 से 20 हजार बच्चे जा रहे थे, तो आज के डेट में कम से कम 35 से 40 हजार बच्चे जाने लगे। जिस कंट्री में 30 कॉलेज हुआ करता था, उस लिस्ट में उस कंट्री के आज कम से कम 80 से ऊपर कॉलेज हो गए हैं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे कंट्रीज हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडियन बच्चे के नाम पे 17 17 18 कॉलेजेस खुल गए हैं, जिसका कोई रेगुलेटरी एजेंसीज नहीं है जिसको कंट्रोल कर सके। और सबसे अहम मुद्दा जो उठा है कि कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्टरों को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई ना कोई रूल बनाना चाहिए। और मैं मजेदार चीज बता दूं अनुज भाई कि ये रूल आपको छोटे छोटे देशों में है। नेपाल में अगर आप जाते हैं, नेपाल में वहां के जितने भी अब्रॉड कंसल्टेंट हैं उनके लिए आपको रूल है, उनको रेगुलेट किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उनको रेगुलेट करता है। आप भूटान में जाइए, भूटान में कंसल्टेंटों को रेगुलेट वहां के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करती है। बहुत आप जरूरी है सर, बहुत आप जरूरी है। श्रीलंका में जाइए, यहाँ ये राइट है कि अगर बच्चे को आपने जो कमिटमेंट किया और बच्चा कॉलेज में पहुंचा, वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है, बच्चा वापस आ रहा है, तो बच्चे का आने जाने खाने रहने और उसके बाद आपको कंपनसेशन क्या देना पड़ेगा वो मिनिस्ट्री तय करेगी। तो सर ऐसे में क्या होता है ना कि कंसल्टेंट अपनी मनमानापन नहीं कर सकता है, उसके बिल्कुल। ऊपर भी एक लाइबिलिटी रहता है कि हम उस लाइबिलिटी से बच नहीं पाएंगे अगर मैं कुछ गलत किया तो फाइनली अगर आपको लास्ट में आपका अगर रिमार्क मैं फिर पूछूं कि मास एक्सपल्शन के ऊपर दोबारा क्या कहना चाहेंगे, और क्या वो बच्चे ट्रांसफर ले रहे हैं उसको कैसे आप रोक पाएंगे? सर पहली बात तो मैं बच्चों को यही अपील दूंगा कि डरो मत, है ना, क्योंकि आज आपका डर है, उसी चीज़ का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। आप यूनाइटेड हो और आप देखो कि आज ये इशू आया, सोशल मीडिया का ज़माना है, चीज़ें बाहर आती हैं और बहुत बाउंस बैक करती हैं। और बशकीर का या जो भी हुआ, आप देखिए इस बार बशकीर नहीं, में क्रिमिया एडमिशन क्रिमिया क्रिमिया भी उसमें ऐड भी की है, है। इस बार एडमिशन नहीं होंगे वहाँ पे। क्या हम्म। ये बड़ा आउटपुट नहीं है उन लोग के लिए कि उनको हम्म। फाइनेंशियल कितना बड़ा लॉस हुआ? क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनेगी कि क्या ऐसा हो गया कि आज हमारे एडमिशन होंगे बट हम्म। जो एक फ्लश वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आधे से भी कम रह जाएगा, हम्म। उनकी बदनामी हो गई, राइट। और ये वीडियो जो ऑनलाइन गए हैं ना, ये सालों साल पड़े रहेंगे पढ़े रहेंगे। और इसका उनको रिफ्लेक्शन, इसका उनको बाउंस बैक मिलेगा अक्रॉस द इयर्स। ठीक क्यों राइट। हुआ? क्योंकि आप में से किसी ने हिम्मत की वो वीडियो बनाने की, एम्बेसडर वाली। अगर वो वीडियो नहीं बनती तो रियलिटी नहीं आती। तो उस नहीं आती है। बच्चे को दाद देता हूं मैं सबसे पहले, बिल्कुल। उसने शांति से या बहुत कैमोफ्लेजली वो प्रूफ जुटाया। ठीक। हम्म। डर जो ऐसी चीज है ना, हर व्यक्ति का, जो गलत आदमी होता है ना उसके अंदर ज्यादा डर होता है, आपको सिर्फ हम्म। आप दिखाने भर की जरूरत होती है। बात आती है अब सोल्यूशन की। सोल्यूशन मुझे लगता है यहीं से मिलेगा, क्योंकि जब आप एक कदम उल्टा रखते हो ना तो सामने वाला 3 कदम पीछे हो जाता है। वो हो पीछे भी रहा है, होता है। वो हो रहा है, वो हो राइट। रहा है। आई थिंक थोड़ा सा और परस्यू करने की जरूरत है इस चीज को, बच्चों को यूनिफाइड रहने की जरूरत है। दे विल गिव यू अटेम्प्ट, मैं ये नहीं कहूंगा इसका एब्सोल्यूट सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। और तीसरी बात, ट्रांसफर लेना फिर वही टेक्निकल है कि आपकी चॉइस है, आपको सोच समझ के लेना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप थर्ड ईयर बाद ट्रांसफर ले रहे हो और आपके पिछले 3 साल खराब हो जाए या आपके एप्लीकेशन को एनएमसी एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, आप इस ऑप्टिमिज्म नहीं में। अनुज जी, आपने बोला कि ठीक है उनको अटेम्प्ट दिया जा रहा है, 3 अटेम्प्ट्स, मोर देन 3 भी दिया जाए, बच्चे पास कर लें। सवाल तो फिर आ जाता है ना कि आपके पास अगर 250 से 300 का ही इंटेक है, हाँ, तो नहीं होना 600 चाहिए। बच्चे 600 बच्चे पास भी करवा दे आप, तो उनको डिग्री कहाँ से देंगे? ये तो सर, ये तो बशकीर आज सामने आ गया है। हम्म। ये ऐसा नहीं है, बशकीर का तो आज एपिसोड उठा है, बट ये अब्रॉड इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाई है। ओवर एडमिशन, भले वो फिलीपींस रहा हो, ईएस के नाम पे कितने एडमिशन ले लेते थे और फिर डाइवर्ट करके उनको एमडी में कहाँ कहाँ डाइवर्ट करते थे। एक कॉलेज के नाम पे एडमिशन लेते थे, दूसरे के नाम पे डाइवर्ट करते थे। और जब भी मैंने इशू अपने कंसल्टेंटों के साथ उठाया है ना, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर के साथ, कि एनएमसी को सीट रेगुलेशन कर देनी चाहिए कि भाई इंडिया में 7.5% इंटर्नशिप की सीट है, तो ज्यादा तो 15% या 20% बच्चे ही बाहर जा सकते हैं। देखिए ये इंडस्ट्री अपने आप सुधर जाएगी, बच्चे अपने आप लाइन पे आ जाएंगे और कॉलेज अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस होपकास्ट में हम लोगों ने कोशिश किया और जानने की समझने की कोशिश किया एक्सपर्ट से, जो पहली दफा बस केयर के ऊपर वीडियो बनाया, जो मास एक्सपल्शन वहाँ चल रहा है,
उनकी भी पक्ष आई। इसके साथ-साथ हम लोगों ने ट्रांसफ़र के ऊपर भी बात करने की कोशिश किया। हमारे जैसे कंसल्टेंट या कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या रेगुलेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एनएमसी को क्या करना चाहिए, इंडियन एम्बेसी को क्या करनी चाहिए। हम लोग जितनी हमारे पास, चूँकि उतने रिसोर्सेज़ नहीं है हमारे पास, लेकिन जितने हैं उतने कोशिश करके आपके पास ये हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हकीकत है, जो सच्ची बातें हैं, जो रियल इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुँचे और आप इस पे चिंतन, मनन, गहन अध्ययन करके आप अपना फैसला लें। चूँकि फैसला आप ही ले सकते हैं, मैं नहीं ले सकता हूँ या अनुज नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग का काम एज़ ए करियर कोच आपको बता देना है, आगे आपको देखना है। अगर ये वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार के आपके पास क्वेश्चन है या कोई ऐसा चीज़ आप बताना चाहते हैं जो आप सामने नहीं आना चाहते हैं, अगर आप अपनी आइडेंटिटी को भी चाह रहे हैं कि छुपा रहे और उस बात को मार्केट में लाया जाए, वैसे ही आपके पास कोई प्रूफ है या कोई ऐसी खबरें हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए या मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं या मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। अनुज को भी आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कहीं भी अब्रॉड में एडमिशन आप लेने जा रहे हैं, तो किस कंसल्टेंट के थ्रू जा रहे हैं, किस कंट्री में जा रहे हैं, किस कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ का इनटेक क्या है, वहाँ के करिकुलम क्या है, वहाँ के हॉस्पिटल्स क्या है, वहाँ के फैकल्टी क्या है और क्या, एक बार ज़रूर आप एनएमसी के वेबसाइट विजिट करें और एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड क्या क्या रूल्स, रेगुलेशन, एडवाइजरी, नोटिफिकेशन है, उसको आप ज़रूर पढ़ें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें। पहली दफ़ा अगर इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।